आज हम सभी विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत द्वारा आयोजित स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हुए हैं। मैं विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रदेश सह सचिव डॉक्टर सुनील कहार आप सभी का विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत परिवार की तरफ से हार्दिक स्वागत करता हूं। आज के हमारे मुख्य मेहमान हमारे बीच उपस्थित है, जो महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर परिमल एस व्यास जी हमारे भी उपस्थित है। विज्ञान गुर्जरी परिवार के तरफ से हृदय से सर आपका स्वागत है। आज हमारे विशेष आमंत्रित वक्ता एवं विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय श्री जयंत जी सहस्त्रबुद्धे उपस्थित है। उनका भी विज्ञान गुर्जरी की तरफ से हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। हमारे बीच आज के कार्यक्रम के मुख्य वक्ता और महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ट्रस्ट में वाइस चेयरमैन की तरह कार्यरत प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा उपस्थित है। उनका भी हृदयपूर्वक स्वागत है। साथ साथ हमारे बीच विज्ञान भारती के राष्ट्रीय कारोबारी सदस्य डॉक्टर विद्याधर जी वैद्य, विज्ञान गुर्जरी के अध्यक्ष श्री डॉक्टर चैतन्य जी जोशी, विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश के सचिव डॉक्टर प्रशांत कुंजड़िया, वडोदरा यूनिट जो इस कार्यक्रम की लोकल ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के तौर पर काम कर रही है, उसमें से उपस्थित डॉक्टर मोनिक जी जानी, अध्यक्ष श्री वडोदरा यूनिट डॉक्टर रंजीत सिंह देवकर, श्री दीपक भाई पंड्या, विशल बेन, अरुण भाई, हितार्थी बेन, शिवम भाई मुंशी, सभी का हृदयपूर्वक हार्दिक स्वागत है। हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत के मेंबरशिप ड्राइव कोऑर्डिनेटर श्री शिवम भाई मुंशी से अनुरोध करूंगा कि वो विज्ञान गुर्जरी प्रार्थना विज्ञान भारती प्रार्थना के द्वारा कार्यक्रम का शुभारंभ कराए। नमस्कार आप सभी को। अभी प्रार्थना से हम शुरुआत करेंगे आज की बैठक का। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ईशावासमिदं सर्वं यत्किञ्चिद्यक्त्यां जगत् तेन तत्तेन भुञ्जीथा मा गुद्धस्य कस्य सिद्धनं विद्यां च यस्य देदो भयं सः अविद्यां मृत्यन्ते त्वां विद्यामृतमश्नुते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। खूब खूब धन्यवाद शिवम जी। आज हम सब अपने स्वतंत्रता पर्व के 75 वर्ष का जश्न मना रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता की इस गौरवपूर्ण 75 वर्ष होने के उपलक्ष्य में विज्ञान भारती आज विविध आयोजन के साथ स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मनाने के लिए तैयारी कर रही है। अब सब जानते हैं, स्वतंत्रता का आंदोलन केवल राजनीतिक क्षेत्र, आर्थिक क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र नहीं, बल्कि उद्योग, कला, साहित्य, चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी जैसे विविध क्षेत्रों के में लड़ा गया था। हम सब जानते हैं और विज्ञान भारती का दृढ़ मत है कि वैज्ञानिकों और वैज्ञानिक क्षेत्र में कार्य करने वाले सभी महानुभावों का
स्वतंत्रता प्राप्त करने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। इसलिए विज्ञान हमारे स्वतंत्रता संग्राम का एक अभिन्न अंग है। आज हम हमारे देश स्वतंत्रता आंदोलन में हमेशा एक राष्ट्रीय दृष्टिकोण से देखते हैं। जब भी स्वतंत्रता सेनानी की बात आती है तो सभी राजनीतिक स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में बातचीत करते हैं, लेकिन स्वतंत्रता के पूर्व भारत के स्वमान माना भारतीयता को बचाने के लिए तथा भारत की विज्ञान की यात्रा को आधुनिक विज्ञान के साथ समन्वय करके भविष्य में स्वतंत्र भारत को विकसित करने के एक स्वदेशी दृष्टिकोण अनेक वैज्ञानिक होगा तो आप यहाँ रख सकते हैं। आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे, आचार्य जगदीश चंद्र बसु, डॉक्टर सीवी रामन, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी इत्यादि वैज्ञानिकों ने अपने कठोर परिश्रम, त्याग, बलिदान एवं संघर्ष द्वारा देश के सामने प्रस्तुत किया था। इन सभी स्वतंत्रता योद्धाओं के संघर्ष की अनकही अनसुनी गाथा समाज के बीच प्रस्तुत करने हेतु विज्ञान भारती आज 15 अगस्त 2021 से 15 अगस्त 2022 तक संपूर्ण एक साल ये वैज्ञानिकों की संघर्षपूर्ण गाथा लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहेगा। इसी उपलक्ष्य में विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत ने भी कुछ अलग अलग 6 थीम पर कार्यक्रम तय किए हैं और विज्ञान गुर्जरी जो एक इकाई है वो पूरे वर्ष दरमियान इस कार्यक्रम में अलग अलग संस्थाओं के साथ मिलकर व्याख्यान श्रृंखला, वर्कशॉप, कॉन्फ्रेंस, सेमिनार, क्विज, ऐसे इत्यादि कार्यक्रमों के द्वारा जन जन तक ये हमारा संदेश पहुंचाने के लिए प्रयत्नशील रहेंगे। आज हमारे बीच बहुत ही विशिष्ट महानुभाव उपस्थित है। उनका संक्षिप्त में परिचय मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान प्रोफेसर परिमल व्यास जी। प्रोफेसर परिमल एच व्यास, जिन्होंने 11 फरवरी 2019 से महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के द्वितीय मतलब सेकंड टर्म से वो अत्यधिक योगदान दे रहे हैं। उन्हें प्रबंधन अध्ययन संकाय के पहले दोहरे एवं संयुक्त प्रोफेसर होने का गौरव प्राप्त है। उनके सक्षम नेतृत्व में महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय ने 2016 में राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेक जिसे कहा जाता है, उनके द्वारा ए ग्रेड 3.16 सीजीपीए के साथ पुनः मान्यता प्राप्त की। ये महाराजा विश्वविद्यालय के इतिहास में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना है। प्रोफेसर परिमल व्यास जी ने उनके अभी तक के कार्य क्षेत्र में कुल 233 से ज्यादा शोध पत्र बनाए हैं, जो नेशनल इंटरनेशनल जर्नल, वर्कशॉप, सेमिनार और कॉन्फ्रेंसेस में प्रस्तुत किए हैं। उन्होंने 9 पुस्तकें लिखी है। उन्हें सर्वश्रेष्ठ शोध पत्र के लिए कुल 11 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वे विश्वविद्यालय अनुदान आयोग जिसे यूजीसी कहा जाता है और राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद नेक द्वारा गठित विभिन्न समितियों के में अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। वह राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड एनबीए के एक विशिष्ट सदस्य है। उन्हें दिल्ली प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय नई दिल्ली के प्रबंधक बोर्ड में सदस्य के रूप में भी नामित किया गया है। उन्हें यूजीसी के 6 प्रमुख अनुसंधान परियोजनाओं पूरा करने का श्रेय प्राप्त है। उन्होंने 26 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में, संदर्भित पत्रिकाओं में संपादकीय बोर्ड के सदस्य के रूप में मान्यता दी गई है। विश्वविद्यालय उनके करिश्मे का अनुभव ले रहा है और
संपूर्ण शिक्षण जगत और प्रशासन में एक उच्च स्तर पे उनकी मान्यता प्राप्त करी है। ऐसे हमारे आज के मुख्य मेहमान प्रोफेसर परिमल व्यास जी का हृदय से स्वागत है। आज हमारे बीच बहुत ही आनंद का विषय है, क्योंकि स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव जो कार्यक्रम 2 अगस्त 2021 को जब से लॉन्च हुआ है, तब से प्रवास में और सतत कार्यक्रम में बिजी रहने वाले हमारे माननीय जयंत जी सहस्त्रबुद्धे जो हमारे बीच आज उपस्थित है, उनका मुख्य कार्यालय नई दिल्ली है। उन्होंने मुंबई में विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रॉनिक्स में बीएससी बीटेक में अभ्यास पूर्ण किया। अभ्यास के तत्पश्चात वे भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में कुछ वर्ष काम किया। तत्पश्चात राष्ट्र भावना के साथ जुड़ के उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के राष्ट्र निर्माण कार्य में लग गए। प्रचारक तरीके वहां से निकले और पूरा जीवन इस कार्य को समर्पित किया। 2009 से माननीय जयंत जी हमारे विज्ञान भारती संस्था को मार्गदर्शन एवं सेवा दे रहे हैं। उनके परिश्रम और योगदान से आज विज्ञान भारती 36 राज्यों के साथ 16 विभिन्न आयामों में एक गैर राजनीतिक लेकिन वैज्ञानिक और तकनीकी जगत में एक राष्ट्रवादी, देशभक्त, मानवतावादी और स्वदेशी भावना के साथ विज्ञान के आंदोलन के स्वरूप में फल फूल रहा है और हमारे देश के लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा है। हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा उपस्थित है। वे मध्य प्रदेश में विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन से एमए और पीएचडी किया है। मध्य प्रदेश के वो एक कॉलेज में लेक्चरर भी थे। 1969 से महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर के तौर पर अपनी सेवा दे रहे थे। कुछ समय पहले ही वहां से उनका रिटायरमेंट हुआ है। उन्होंने 1990 के समय में महाराजा सयाजीराव के विषय पर एक किताब लिखी जिसका नाम था भारतीय क्रांतिकारी आंदोलन में सयाजीराव का योगदान। उसके साथ साथ कुल 9 किताब उन्होंने लिखी, जैसे लोक स्मृति में सयाजीराव, प्रजावत्सल महाराजा सयाजीराव, महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तथा वडोदरा राज्य का आर्थिक विकास। ऐसे कई विषयों पे उन्होंने अध्ययन करके सर सयाजीराव के जीवन को चरितार्थ करने का एक अनूठा प्रयास किया है। वे आज महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ट्रस्ट में उपसभापति वाइस चेयरमैन के रूप में कार्यरत है और महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी में सयाजी प्रतिष्ठान नाम एक इंस्टीट्यूट है, वो इंस्टीट्यूट के कोऑर्डिनेट के पद पर कार्यरत है। उनका भी हार्दिक स्वागत है। आज हमारे बीच राष्ट्रीय डॉक्टर विद्याधर जी वेद्य उपस्थित है, जो विज्ञान भारती के राष्ट्रीय कार्यकारी सदस्य है। विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके हैं। वे तकनीक विशेषज्ञ के रूप में भारतीय ज्ञान प्रणाली AICTE भारत सरकार के पद पर कार्य कर रहे हैं। हाल में वो आनंद कृषि विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में भी अपना सेवा दे रहे हैं। हमारे बीच डॉक्टर चैतन्य जोशी जो विज्ञान गुर्जरी के अध्यक्ष है और गुजरात जैव प्रौद्योगिक अनुसंधान केंद्र GBRC जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंतर्गत संस्था है, उसके निर्देशक के रूप में कार्यभार संभाल रहे हैं और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव की आयोजन समिति के अध्यक्ष है और वह भी आनंद कृषि विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के तौर पे अपना पदभार संभाल रहे हैं। अंत में डॉक्टर प्रशांत कुंजड़िया जी जो विज्ञान गुर्जरी प्रदेश के सचिव के तौर पे सेवा दे रहे हैं, वह भी स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव विज्ञान गुर्जरी आयोजन समिति के प्रदेश के संयोजक के तौर पे कार्य कर रहे हैं और सिग्नेट एनिमल हेल्थ एंड न्यूट्रिएंट्स प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, उसमें निर्देशक के रूप में अपना कार्यभार संभाल रहे हैं। कार्यक्रम को
आगे बढ़ाते हुए मैं हमारे विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य जी जोशी से अनुरोध करूंगा कि वो स्वागत उद्बोधन करके कार्यक्रम को आगे बढ़ाए। माननीय चैतन्य जी। सर्वप्रथम मैं सभी को स्वतंत्र दिन की शुभकामनाएं देता हूं और सभी का अभिवादन करता हूं। जैसे कि आज सुबह ही प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में बताया कि ये 75वां स्वतंत्र दिन है और पूरे साल हम ये 75वां स्वतंत्र दिन की हम उत्सव के तौर पे वो उसको मनाएंगे और उसके लिए अलग अलग कार्यक्रम होंगे। इसमें विज्ञान के भी कार्यक्रम रहेंगे और वो कार्यक्रम सभी विज्ञान भारती द्वारा किए जाएंगे। उस उपलक्ष्य में विज्ञान गुर्जरी भी उसमें साल भर विज्ञान के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम करेंगे तो उसका आज हम इनॉग्रेशन करेंगे। ये अवसर पर हमारे मुख्य मेहमान जो हैं प्रोफेसर परिमल जी व्यास जो कि MS यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा के वाइस चांसलर भी हैं, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। अपने बिजी शेड्यूल में से वक्त निकाल के वो आज हमारे साथ जुड़े हैं। इसके पहले भी उनका कार्यक्रम था और ये कार्यक्रम खत्म होने के बाद भी उनका तुरंत दूसरा कार्यक्रम है। तब भी व्यस्तता के बीच हमारे साथ वो जुड़े हैं, इसके लिए भी मैं उनका अभिवादन करता हूं और इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। आज के विशेष आमंत्रित वक्ता है जो श्री जैन जी सहस्त्रबुद्धे, जो कि राष्ट्रीय संगठन विज्ञान भारती के सचिव है। वो भी जैसे कि हमारे सचिव ने बताया कि सतत वो प्रवास में रहते हैं। आज ही वो प्रवास से आए, गांधीनगर से होके आनंद आए और हमारे साथ ये प्रोग्राम में जुड़े हैं। उनका मैं सहृदय स्वागत करता हूं। आज के मुख्य वक्ता है प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा, जो कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ट्रस्ट में उपसभापति है, जो हमको आज सयाजीराव के बारे में और उनकी विज्ञान में उपलब्धि के बारे में, योगदान के बारे में हमको बताएंगे। उनका भी मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। तदुपरांत हमारे साथ है डॉक्टर विद्याधर जी वैद्य, जो कि राष्ट्रीय कारोबारी के सदस्य, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय कारोबारी के सदस्य हैं, तथा डॉक्टर प्रशांत जी कुंजड़िया, जो कि विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश सचिव हैं, और डॉक्टर सुनील कहार, जो कि विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश सचिव है, तथा विज्ञान गुर्जरी के बहुत सी इकाइयों के जो प्रमुख हैं और सह-प्रमुख और सचिव जो हैं, तथा विज्ञान गुर्जरी के विविध आयाम के कन्वीनर संयोजक हैं, उन सभी का और जो भी सदस्य इस कार्यक्रम में जुड़े हैं, सभी का मैं हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसे कि सुनील जी ने बताया, विज्ञान को लेके हम जो भी कार्यक्रम करेंगे उसमें अलग अलग विषय निर्धारित किए हैं। उसमें जो है, एक है विज्ञान और आध्यात्म, दूसरा है विज्ञान विकास में गुजरात
एक प्राचीन और आधुनिक मूल के वैज्ञानिकों की भूमिका, ब्रिटिश राज के दौरान स्वदेशी विज्ञान के क्षेत्र को विकसित करने में भारतीय वैज्ञानिकों की भूमिका, स्वातंत्र्य संग्राम और विज्ञान, प्राचीन विज्ञान और प्रौद्योगिकी, वर्तमान स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में योग और आयुर्वेदिक की भूमिका तथा आहार क्रांति, इन विषयों के लेके हम अलग अलग व्याख्यानमालाएं तथा कॉन्फ्रेंसिस क्विज वगैरह का आयोजन करेंगे साल पर। फिर से एक बार सभी का मैं ये कार्यक्रम में स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय अध्यक्ष जी आपका। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय जयंत जी सहस्त्रबुद्धे से मैं अनुरोध करता हूं कि वह स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान इस विषय पर हम सबका मार्गदर्शन करें। माननीय जयंत जी। नमस्ते। आज के इस कार्यक्रम के हमारे मुख्य जिनकी उपस्थिति हमें प्राप्त हुई है, ऐसे आदरणीय डॉक्टर परिमल जी व्यास, डॉक्टर बंसीधर जी शर्मा, विज्ञान गुर्जरी के प्रांत के अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य जी जोशी, इस कार्यक्रम की आयोजन में लगे हुए मेरे सारे कार्यकर्ता बंधु भगिनी और इस कार्यक्रम से जुड़े हुए आभासी माध्यम से ऐसे सारे आत्मीय बंधु भगिनी, आप सभी को मेरा नमस्कार। और उसके साथ ही आज हम सब मिलकर अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिन मना रहे हैं। इस निमित्त आपको मेरी ओर से हार्दिक शुभकामनाएं। हम सब जानते हैं कि आज अपने देश का 75वां स्वतंत्रता दिन है और आज से अपने देश के 75वें स्वतंत्रता वर्ष का भी प्रारंभ हो रहा है। जैसे सुनील जी ने उल्लेख किया कि 2022 के 15 अगस्त तक हम एक वर्ष भर इस पूरे 75वें वर्ष को स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष इस नाते से मनाएंगे। एक जल्लोष का तो ये विषय है ही, लेकिन हम सभी के लिए अभिमान का भी विषय है। हम सभी इस कार्यक्रम से जुड़े हुए भाग्यशाली ऐसे लोग हैं क्योंकि हम सभी का जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। लेकिन स्वतंत्र भारत इसको करने के लिए हम सब जानते हैं कि कितने लोगों ने बलिदान दिया, त्याग किया, तपस्या की। ऐसे सभी स्वतंत्रता योद्धाओं का स्मरण करना आज के दिन हम सभी का कर्तव्य बनता है, दायित्व बनता है। हम सब जानते हैं कि इनके त्याग के कारण ही अपना देश स्वतंत्र हो सका और हमें यह सौभाग्य प्राप्त हुआ कि हमारा जन्म स्वतंत्र भारत में हुआ। गुलामी की एक काली छाया हमारे जीवन पर नहीं आ पाई, उसका कारण है इन सारे स्वतंत्रता योद्धाओं का बलिदान, त्याग। तो स्वाभाविक उनका स्मरण अपने जीवन में सतत करना ये हम सभी का दायित्व है। लेकिन हम सब ये भी जानते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता योद्धा इस नाते अपना त्याग किया, बलिदान दिया, इन सभी के मन में स्वतंत्र भारत का एक स्वर्णिम चित्र आंखों के सामने, और उस प्रकार का स्वतंत्र भारत स्वर्णिम भारत बने, इसके लिए उन्होंने अपने जीवन में जो उस समय करने की आवश्यकता थी, यानी त्याग, वो अपने जीवन में किया। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इसको त्याग करने से मुझे क्या प्राप्त होगा। उनके मन में यही एक आनंद का विषय था कि मैं आज ये त्याग कर रहा हूं जिसके कारण मेरी भारत माता स्वतंत्र होगी। यही एक उच्च कोटि की भावना उनके मन में थी और उसके लिए उन्होंने जब प्रसंग आया तब वो मर मिटने के लिए भी तैयार हुए और बलिदान भी करते रहे। हम सब जानते हैं कि हमारा अब स्वतंत्र भारत में कर्तव्य ये है कि उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया,
क्योंकि समय ही ऐसा था कि देश के लिए, मातृभूमि के लिए मर मिटने की आवश्यकता थी। लेकिन अब स्वतंत्र भारत हुआ है, अब देश के लिए जीने की आवश्यकता है। तो हम सभी के लिए जीवन का ये सूत्र बनना चाहिए कि हमारा जीवन देश के लिए होगा। देश को नई ऊंचाई पर ले जाने के लिए हम सभी अपने जीवन में सतत कार्यरत होंगे, ऐसा विचार हम सभी को करना है। ये स्वतंत्रता का अमृत महोत्सवी वर्ष हम सबके लिए और एक प्रकार से एक बहुत बड़ा अवसर के रूप में आया है। वो अवसर क्या है, निमित्त क्या है कि इस अवसर पर हम अपने स्वतंत्रता आंदोलन की ओर हम एक बार नए सिरे से देखें। नए सिरे से देखना यानी क्या? तो जैसे अभी इस कार्यक्रम की प्रस्तावना के समय उल्लेख हुआ कि स्वतंत्रता आंदोलन केवल राजनीतिक क्षेत्र में लड़ा गया, आर्थिक क्षेत्र में ये संघर्ष किया गया, या सामाजिक सुधारों के द्वारा देश को स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास किया गया, इतना ही नहीं, तो अपने देश के जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के लिए संघर्ष किया गया। इस बात को समझने की बहुत बड़ी आवश्यकता है और विज्ञान भारती इस बात का दायित्व लेकर आगे बढ़ रही है कि अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान क्षेत्र का क्या योगदान रहा। विज्ञान क्षेत्र में जो स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष की एक अनोखी ऐसी गाथा है, एक स्वर्णिम गौरवपूर्ण ऐसी गाथा है, उसको समाज के सामने प्रस्तुत करना, इस प्रकार का एक विचार विज्ञान भारती ने किया है। मेरे दृष्टि में तो ऐसी बात है कि विज्ञान भारती का कार्य ही स्वतंत्रता के पूर्व विज्ञान के क्षेत्र में कार्य जो किया गया, जो एक स्वदेशी का भाव विज्ञान के क्षेत्र में स्थापित करने का प्रयास किया गया, उसी का सूत्र यानी आज का विज्ञान भारती का काम है। इसलिए विज्ञान भारती के कार्य का परिचय जब होता है तब कहते हैं ये अपने देश का स्वदेशी विज्ञान आंदोलन है। तो हमें इस सारी बात को समझने का प्रयास करना चाहिए और ऐसी सारी बातों को समझने का एक अच्छा अवसर इस स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के निमित्त हमें प्राप्त हुआ है। हम सब जानते हैं कि स्वतंत्रता योद्धा अपने देश के कौन थे। ऐसे जब हम सब मिलकर विचार करते हैं तब कुछ नाम निश्चित अपने मन में स्वाभाविक आते हैं। महात्मा गांधी, लोकमान्य तिलक, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, और क्रांतिकारकों का विचार करेंगे तब भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु, स्वातंत्रवीर सावरकर जो क्रांतिकारकों के प्रेरणा स्रोत थे। तो ऐसे कई नाम अपने मन में स्वाभाविक आते हैं क्योंकि उनका अपने जीवन में त्याग ही ऐसा था कि जिनका स्मरण हमें अवश्य होता है। लेकिन इनके जैसे ही स्वतंत्रता के लिए जिन्होंने संघर्ष किया, त्याग किया, तपस्या की, ऐसे अपने देश के विज्ञान क्षेत्र के भी लोग हैं। आचार्य जगदीश चंद्र बसु, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र राय, डॉक्टर आशुतोष मुखर्जी जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पिताजी थे, चंद्रशेखर वेंकट रमन, सत्येंद्रनाथ बसु, मेघनाथ सहा, और ऐसे कितने नाम जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में भारत के लिए एक सर्वोच्च कीर्तिमान स्थापित किया। इतना ही नहीं, तो ये जो सारा एक विशेष कार्य वैश्विक स्तर का विज्ञान के क्षेत्र में किया, उसके पीछे देशभक्ति की एक ज्वलंत प्रेरणा थी। उसको समझने का प्रयास हमने करना चाहिए। हम सब जानते हैं कि भारत की गोद में जिन्होंने जन्म लिया, लेकिन युवावस्था में जो अमेरिका में जाकर स्थायी हो गए, लेकिन विश्व स्तरीय काम जिन्होंने किया जिसके लिए उनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ, ऐसे एक प्रख्यात खगोल विज्ञानी डॉक्टर एस चंद्रशेखर लिमिट इस नाम से खगोल भौतिकी में
उनका जो शोध कार्य है वो विश्व स्तर पर प्रसिद्ध है और उसी के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। लेकिन ये नोबेल पुरस्कार तब मिला जब उन्होंने अपने देश को छोड़कर भारत में, अमेरिका में जाकर काम किया। ऐसे चंद्रशेखर, ये चंद्रशेखर वेंकटरमन जी के भतीजे थे और उनकी जीवनी लिखने का काम जिस लेखक ने किया, उसने एक बार डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी से बातचीत करते समय उनको एक प्रश्न पूछा। प्रश्न क्या था? तो प्रश्न ऐसे उन्होंने पूछा कि चंद्रशेखर जी, 20वीं शती के पहले 3 दशक ऐसे हैं, यानी 1900 से लेकर 1930 तक, जब भारत में विज्ञान का स्वर्ण युग अवतरित हुआ। उस समय भारत के अंदर विश्व स्तरीय वैज्ञानिक निकलकर विश्व, और जिन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में ऐसा काम किया कि विज्ञान के इतिहास में, आधुनिक जगत में उनका नाम इतिहास के पृष्ठों पर सुवर्णाक्षरों में लिखा गया। तो ये कैसे संभव हुआ? इस प्रकार का प्रश्न उनको पूछा गया। तब डॉक्टर एस चंद्रशेखर जी ने अपने जीवनी लिखने वाले उस लेखक को उत्तर क्या दिया? उन्होंने कहा कि वो समय ऐसा था जब अपने देश के जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, देशभक्ति को प्रस्तुत करने की आवश्यकता थी, और पश्चिमी जगत को और विशेष रूप से अंग्रेजों को यह दिखाने की आवश्यकता थी कि जीवन के हर क्षेत्र में, विज्ञान भी उसमें एक क्षेत्र है, ऐसे हर क्षेत्र में भारत के लोग अंग्रेजों के बराबरी से काम कर सकते हैं। देखिए कितना बड़ा ये मौलिक उत्तर है इस प्रश्न के लिए कि भारत के लोगों ने जीवन के हर क्षेत्र में राष्ट्रीय चेतना को प्रकट करने का वो समय था और उसमें विज्ञान का क्षेत्र भी अपवाद नहीं था। और चंद्रशेखर कहते हैं ऐसे कि इस 3 दशक में ये जो अचानक भारत के अंदर विश्व स्तरीय वैज्ञानिकों का उदय हुआ, उसके पीछे कारण क्या था? तो उनकी विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने की एक महती क्षमता थी, लेकिन उसके साथ साथ ये देश की आवश्यकता थी, भारत माता की आवश्यकता थी कि देशभक्ति का, राष्ट्रीय चेतना का एक प्रकार का प्रकटीकरण जीवन के हर क्षेत्र में हो। और चंद्रशेखर जी का ये कहना था, ये सबसे बड़ी आवश्यकता उस समय थी, इसलिए उस समय विज्ञान के क्षेत्र में कार्य करने वाले अपने वैज्ञानिक अपने विज्ञान के कार्य को राष्ट्रीय चेतना के साथ जोड़कर विश्व के सामने प्रस्तुत कर सके और उसी देशभक्ति के भाव के कारण एक विश्व स्तरीय विज्ञान के क्षेत्र का वो काम कर सके। तो हम समझ सकते हैं कि इस उत्तर में कितनी बातें जुड़ी है। चंद्रशेखर जी बताते थे कि पश्चिमी जगत को और विशेषकर ब्रिटिश लोगों को यह दिखाने की आवश्यकता थी कि भारत के लोग विज्ञान के क्षेत्र में भी उस विश्व स्तरीय काम को कर सकते हैं। इसका कारण क्या था कि अंग्रेजी सत्ता ने केवल अपने देश के राजनीतिक क्षेत्र में अपने देश पर और देश के लोगों पर अन्याय, अत्याचार, भेदभाव किया, इतना ही नहीं, तो विज्ञान के क्षेत्र में भी अन्याय, अत्याचार और भेदभाव की नीति अंग्रेजों ने अपनाई थी। वास्तविक एक महत्व की बात हम सभी ने समझने की आवश्यकता है कि अपने देश पर अंग्रेजों का ये पहला आक्रमण था ऐसा नहीं, अंतिम जरूर था, लेकिन अंग्रेजों के पूर्व भी अपने देश पर आक्रमण करने वाले विश्व के कोने कोने से लोग आए थे। लेकिन अंग्रेजी आक्रमण और उनके पूर्व के आक्रमण, इसमें एक मौलिक अंतर यह था कि अंग्रेजों के पास विज्ञान था जो अंग्रेजों के पूर्व के आक्रमकों के पास नहीं था। इसलिए अंग्रेजों का अपने देश पर जो आक्रमण था वो केवल भौतिक आक्रमण नहीं था, तो उन्होंने विज्ञान के द्वारा अपने मन के ऊपर भी अपनी सत्ता स्थापित की। मैकॉले ने तो सीधे सीधे कहा
कि मैं भारत में ऐसा समूह निर्माण करना चाहता हूं जो रंग से और वर्ण से भारतीय रहेंगे, लेकिन मन से, बुद्धि से, नैतिकता से अंग्रेज होंगे। यानी काले अंग्रेज निर्माण करने की आकांक्षा अंग्रेजी शासनकर्ताओं के मन में थी। यानी भारत को भारत नहीं रखना, यानी क्या, भारत की जो अपनी पहचान है, भारतीयता, स्व जिसको कहते हैं, उसको ही मिटाना, उसको समाप्त करना, ये उनका मूल उद्देश्य था। इसके पूर्व के आक्रमक थे, उन्होंने भारत के ऊपर आक्रमण किया, भारत को लूटा, अन्याय अत्याचार किया, भारत के श्रद्धा स्थानों को तोड़ने का प्रयास किया। लेकिन अंग्रेजों ने ऐसे नहीं किया। प्रकट रूप से अंग्रेजों ने भारत के श्रद्धा स्थानों को तोड़ा, ऐसे हमें कहीं दिखाई नहीं देता है। उनके पूर्व के आक्रमकों को लगा कि भारत के श्रद्धा स्थानों को तोड़ेंगे, भारत के ज्ञान की परंपरा को तोड़ेंगे, तो भारत के व्यक्ति ये सारा भूल जाएंगे, ऐसा उनको लगता है। लेकिन अंग्रेजों ने अपने देश में पुस्तकों को कभी जलाया नहीं, अपने देश के श्रद्धा स्थानों को तोड़ा नहीं, लेकिन अपने देश की ज्ञान परंपरा में श्रद्धा रखने वाले, अपने देश के कुछ मत पंथ में, अपने देश के तत्व ज्ञान के अंदर जिनकी श्रद्धा थी, आस्था थी, ऐसे भारतीय लोगों के मन में उन्होंने भारत की ज्ञान परंपरा और भारत के श्रद्धा बिंदु जो थे उनके बारे में प्रश्न चिन्ह निर्माण किया। उनके बारे में भारत के लोगों के मन के अंदर संभ्रम की अवस्था निर्माण की, अपने मन को और बुद्धि को भ्रमित किया। ये किस लिए संभव हो सका? विज्ञान के कारण। क्योंकि अंग्रेज लोगों ने उनके देश में निर्मित विज्ञान जब अपने देश में लाया, तब अपने देश के लोग प्रभावित हो गए और उन्होंने मान लिया अंग्रेज ये सर्वश्रेष्ठ है। और एक प्रकार से ईश्वर की उनको एक देन है कि भारत में जाकर वो काम करे, सत्ता स्थापित करे, और भारत के लिए अंग्रेजों की सत्ता एक वरदान के रूप में स्थापित हो। इस प्रकार की कल्पना अंग्रेजों ने अपने मन में रखी और भारत के लोगों के मन के ऊपर उसको स्थापित करने का काम किया, और उसके लिए उसके सबसे श्रेष्ठ साधन था विज्ञान। विज्ञान के कारण आज भी अपने देश के मन के अंदर यह स्थिति है कि अगर हमें पढ़ाई करनी है तो अपने देश के ज्ञान परंपरा की पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, पढ़ाई करने के लिए तो विदेश में ही जाना अच्छा है। आज अपने देश में जो सारी पढ़ाई की जा रही है उसमें अपने देश में निर्मित ज्ञान का केवल छोटा सा अंश मात्र है। सारा विदेशी ज्ञान ही अपने देश की शिक्षा व्यवस्था में पढ़ाया जाता है। ये सारी बातें क्यों हुई? क्योंकि अंग्रेजों ने विज्ञान के द्वारा अपने मन के ऊपर, बुद्धि के ऊपर भी उनका वर्चस्व स्थापित किया, हमें दिग्भ्रमित किया। हमें बताया गया कि आपके देश में परंपरा ही नहीं है ज्ञान की, तो विज्ञान की बात कहां से आई? तो इस प्रकार की बातें अपने देश में अंग्रेजों ने सतत हमें बताई और हम भी उसके प्रभाव में आ गए। जैसे विज्ञान आज भी अंग्रेजी भाषा में ही किया जा सकता है, ऐसी मान्यता है अपने देश में। अपने देश के विज्ञान जगत के श्रेष्ठ लोग विज्ञान को अपनी भाषा में बता नहीं सकते, उनको अंग्रेजी भाषा का ही आधार लेने की आवश्यकता लगती है, क्योंकि यही मानसिकता बनी। जब तक हमें इससे मुक्ति नहीं मिलेगी तब तक हम स्वदेशी, स्वावलंबन, इन बातों को कैसे प्राप्त करेंगे? हम आज भी आत्मनिर्भरता के लिए उत्सुक है, अपना देश आत्मनिर्भर बनना चाहिए ऐसा हम विचार करते हैं, उसके लिए प्रयास कर रहे हैं। लेकिन आत्मनिर्भरता के लिए सबसे पहले आत्मविश्वास की आवश्यकता रहती है। और आज का ये विज्ञान का युग है, विज्ञान के क्षेत्र में ही हमें अगर आत्मविश्वास नहीं है तो आत्मनिर्भरता कैसे आई? अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में जिनका नाम मैंने लिया, उन्होंने काम क्या किया? तो भारत में विज्ञान को उन्होंने इस प्रकार से किया कि उस समय हर भारत के व्यक्ति के मन के अंदर एक विश्वास जगा
कि हाँ, भारत का व्यक्ति भी विज्ञान कर सकता है। आधुनिक विज्ञान के क्षेत्र में भारत कीर्तिमान स्थापित कर सकता है। अपने देश में सब प्रकार की विपरीत अवस्था में विज्ञान का अनुसंधान करके जगदीश चंद्र बसु, प्रफुल्ल चंद्र राय, सत्येंद्रनाथ बोस, चंद्रशेखर वेंकट रमन, उन्होंने विपरीत अवस्था में भी विज्ञान के क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए। और इसका कारण ही एक था, उनके मन में प्रेरणा ये थी कि ऐसे काम करने से भारत के व्यक्ति के अंदर एक विश्वास हम मिलकर जगाएंगे, आत्मविश्वास का निर्माण करेंगे। और आत्मविश्वास ही आत्मनिर्भरता के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात, आवश्यक इस प्रकार की बात। इसलिए हमें स्वतंत्रता के आंदोलन में विज्ञान के क्षेत्र में किस प्रकार का संघर्ष हुआ, उसको मूल रूप से समझने की आवश्यकता है। जैसे प्रस्तावना में बताया गया कि ये सारी बातें, ये संघर्ष की गाथा अब तक अनकही और इसलिए अनसुनी है, लेकिन इतिहास के पृष्ठों पर नहीं लिखी गई, ऐसा बिल्कुल नहीं। इतिहास के पृष्ठों पर स्वतंत्रता के आंदोलन में विज्ञान के क्षेत्र में क्या योगदान दिया, किस प्रकार से संघर्ष किया, इसकी गाथा लिखी गई है। बस कमी किस बात की है, हमने कभी उसको पढ़ा नहीं, इसलिए उसको कभी समझा नहीं इसलिए किसी को बताया नहीं, और बताया नहीं इसलिए किसी ने उसको सुना नहीं। और उसके कारण विज्ञान के क्षेत्र में आज भी हमने बहुत अच्छी तरक्की की है, लेकिन जिस प्रकार का एक आत्मविश्वास होना चाहिए, उस स्तर का आत्मविश्वास बनाने में आज भी हमें थोड़ी कमी अनुभव में आती है। अब्दुल कलाम जी बार बार इस बात का संकेत देते थे कि कब तक हम ये कहते रहेंगे कि इस बात को करने वाला भारत ये विश्व का 5वां देश है, 4था देश है, 7वां देश है। उनके मन के अंदर एक सुंदर भावना थी। वो कहते थे कि कब हम ये चित्र देखेंगे कि विज्ञान क्षेत्र में इन बातों को करने वाला भारत ये विश्व का पहला देश है। अगर इस सपने को पूरा करना है तो वो आत्मविश्वास जगाना चाहिए। और वो आत्मविश्वास कहां से जगेगा? जब अपने देश के स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान के क्षेत्र में जो संघर्ष हुआ, उसकी गाथा को जब हम समझेंगे, तब वो विज्ञान क्षेत्र का आत्मविश्वास हम सभी के मन में, हर भारतवासी के मन में जगेगा। और उसी के लिए विज्ञान भारती ने ये सोचा है कि इस पूरे वर्ष भर हम ये एक अभियान चलाएंगे कि ये जो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में विज्ञान क्षेत्र का योगदान किस प्रकार का रहा है। और हम सब जानते हैं कि आज अपना देश विज्ञान क्षेत्र में भी एक जाना माना देश है। विज्ञान के क्षेत्र में भी हमने बहुत अच्छी प्रगति की है, और हमने ये समझने की आवश्यकता है कि इस प्रगति की नींव स्वतंत्रता के आंदोलन में विज्ञान के क्षेत्र में जो संघर्ष हुआ, उस समय ये नींव रखी गई थी। उस नींव पर खड़े होकर ही आज हम विज्ञान के क्षेत्र में इतनी प्रगति कर चुके हैं। आपके गुजरात में वडोदरा ऐसा एक क्षेत्र है कि जहां पर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ एक दूरदृष्टा थे। उनके मन के अंदर अपने देश के स्वतंत्रता के प्रति एक बहुत बड़ी एक बात उनके मन में बनी थी, और उस दृष्टि से उन्होंने वडोदरा के अंदर कला भवन जैसे संस्था का निर्माण किया 1880 में, मेरी जानकारी के अनुसार। और अपने देश में तंत्र ज्ञान की शिक्षा का वो प्रारंभ बिंदु माना जाता है। तो इस प्रकार से गुजरात में भी विज्ञान के क्षेत्र में स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए प्रयास हुए। विज्ञान भारती की ऐसी इच्छा है कि अपने देश के हर प्रांत में इस प्रकार के प्रयास हुए हैं, लेकिन अपने देश के विज्ञान जगत को ही इसकी जानकारी नहीं है। इस समय ये एक अच्छा अवसर हमें प्राप्त हुआ है कि इस प्रकार की हमें जिन बातों को कभी समझा ही नहीं, इसलिए बताया नहीं, इसलिए किसी ने सुना नहीं, ऐसी स्थिति अब न रहे। तो इस पूरे वर्ष भर में विज्ञान भारती के द्वारा ऐसा प्रयास होगा कि इतिहास के पृष्ठों पर लिखी हुई ये स्वर्णिम संघर्ष की गाथा हम
पढ़ेंगे, सबको बताएंगे, ताकि सारा समाज उसको सुने और उसके कारण विज्ञान के क्षेत्र में एक आत्मविश्वास अपने देश में जगेगा। इसी कामना के साथ विज्ञान भारती ने आज से एक बहुत महत्वपूर्ण अभियान का प्रारंभ किया है। आज जैसे सुनील जी ने बताया कि देश के हर प्रांत में इस प्रकार के शुभारंभ के कार्यक्रम हो रहे हैं और अपने देश के अच्छे अच्छे विज्ञान जगत के काम करने वाले श्रेष्ठ लोग इस ऐसे कार्यक्रमों में सम्मिलित हो रहे हैं। आज इस गुजरात के कार्यक्रम में सम्मिलित होने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ, इसलिए फिर एक बार इस अभियान की जानकारी देते हुए और आप सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सवी वर्ष के प्रारंभ के दिन पर शुभकामनाएं देते हुए मैं सबसे अनुरोध करूंगा कि विज्ञान भारती के इस कार्यक्रम के साथ, अभियान के साथ आप सभी पूरी शक्ति के साथ जुड़े, ताकि फिर एक बार अपने देश में हम सब मिलकर वो आत्मविश्वास जगाने में सफल होंगे जिसके द्वारा ही आत्मनिर्भरता हमें प्राप्त होगी। नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय जयंत जी। आज आपने बहुत ही संक्षिप्त में और बहुत ही गहन एग्जाम्पल के साथ स्वतंत्रता संग्राम और विज्ञान के बारे में हम सबको बहुत ही माइन्यूट डिटेल प्रस्तुत किया। आपका विज्ञान गुर्जरी गुजरात तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम को आगे बढ़ते हुए आज हमारे बीच हमारे कार्यक्रम के मुख्य मेहमान महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति प्रोफेसर परिमल व्यास जी उपस्थित है। मैं विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत की तरफ से माननीय कुलपति जी से विनती करता हूं कि वो आज हम सब के बीच अपना अध्यक्षीय वक्तव्य प्रस्तुत करें। माननीय कुलपति प्रोफेसर परिमल व्यास जी। नमस्कार। मैं मानता हूँ सुनील जी मेरी बात आप सब तक पहुंच रही है। आवाज आ रही है सब? यस सर, आप यस सुन सर। पा रहे हैं? आप सबसे पहले तो जैन जी नमस्कार। आपके आशीर्वाद विश्वविद्यालय और गुजरात के विज्ञान गुर्जरी का जो हमारा सबका जो एक साझा प्रयास है और स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव हम आज उसका उत्सव मना रहे हैं। मुझे बड़ी खुशी होती है क्योंकि महाराजा सयाजी विश्वविद्यालय के ही आपके मार्गदर्शन में हमारे साथ महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का राष्ट्र संग्राम में आजादी में प्राप्त करने में क्या योगदान रहा उसके ऊपर मुझे नहीं लगता डॉक्टर बंशीधर शर्मा जी जो संयोजक है हमारे सयाजी प्रतिष्ठान के और विश्वविद्यालय के प्राध्यापक रह चुके हैं, उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद तो हमें मिलता है। आज बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है क्योंकि जैन सहस्त्रबुद्धे जी जो राष्ट्रीय जो नेशनल ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी है विज्ञान भारती के राष्ट्रीय सचिव भी है और मुझे प्रसन्नता है क्योंकि गुजरात का जो विज्ञान गुर्जर का काम देखते हैं हमारे राज्य के जो अध्यक्ष है विज्ञान गुर्जरी प्रांत के चैतन्य जोशी जी और इसी इनके साथ जो प्रशांत जी काम कर रहे हैं संयोजक के रूप में और विश्वविद्यालय के हमारे अपने ही सुनील कहार जी जो इसके साथ को कन्वीनर है और बाकी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मेंबर्स। मुझे लगता है कि सबसे पहले तो मैं आप सबको बधाई देना चाहूंगा कि आज का ये जब पूरा राष्ट्र 75वां स्वतंत्रता दिवस और हम अमृत महोत्सव विश्वविद्यालय में आज बहुत सारे कार्यक्रम कल भी हुए थे, आज भी हुए और पूरे साल हम इसका आयोजन करने वाले हैं। तो सर सयाजीराव गायकवाड़ के ऊपर आज हमको मार्गदर्शन मिलने वाला है। विज्ञान के साथ जयंत जी ने जो बहुत ही प्रेरक हमें बातें बताई, मैं मानता हूँ आज की ये जो कार्यक्रम है उसमें जब हम वापस जाएंगे कार्यक्रम को समाप्त करके तो मैं मानता हूँ कि उसके ऊपर हम सबको सोचना चाहिए।
क्योंकि हमारे पास सबसे बड़ी जो चुनौती है वो ऐसा है। अभी एक मैं कार्यक्रम में सम्मिलित हुआ जहां विश्वविद्यालय को सराहा गया, तो वहां पर भी एक बात मैंने वहां दोहराई कि जब तक हम मूल स्वरूप से शिक्षा का स्वरूप नहीं बदलेंगे, ऊपर ऊपर हम जो करेंगे उच्च शिक्षा में या विद्यालय में, मैं मानता हूं कि इसकी शुरुआत हमें स्कूल से करनी पड़ेगी, विद्यालय से करनी पड़ेगी। और मैं मानता हूं कि अभी जो हमने राष्ट्रीय शिक्षा नीति लागू की है वो उसमें बड़ा योगदान हमको दे सकती है। जैसे आज हम ये अमृत महोत्सव सेलिब्रेट कर रहे हैं, उसको मना रहे हैं, तो इस अवसर पर हमें अपने उन महान स्वतंत्रता सेनानियों, क्रांतिकारियों को बड़ी श्रद्धा से, विनम्रता से उनके चरणों में वंदन करते हुए याद करना चाहिए, जिन्होंने अपना पूरा जीवन संघर्ष, बलिदान और त्याग दिया तो हमको अंग्रेजों से आजादी दिलाई। भगत सिंह की बात करिए हम, या चंद्रशेखर आजाद जी, खुदीराम बोस जी, अब्दुल कलाम आजाद जी, वीर सावरकर जी, महर्षि अरविंद जी जो विश्वविद्यालय के साथ जुड़े हुए थे, गणेश शंकर विद्यार्थी जी, गोपाल कृष्ण गोखले जी, सुभाष चंद्र बोस जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी। मुझे लगता है कि ये इतने सारे लोगों ने कई सदियों तक, कई पीढ़ियों ने अखंड अविरत एक निष्ठ होकर का प्रयास किया, और आज का ये दिन को हम सबको मिलकर के उसी तप, त्याग और संकल्प लेना चाहिए। और जब हम गुलामी के कालखंड में थे, कोई एक ऐसा भी समय नहीं था कि आजादी के लिए उस समय आंदोलन न चला हो, और कई पीढ़ियों ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। आज विश्वविद्यालय के परिवार को भी संबोधित करते हुए मैंने ये बात रखी थी कि कॉलोनियल पीरियड में भारतीय शिक्षा प्रणाली को सबसे अधिक हानि पहुंचाई गई, और देश की अस्मिता को खत्म करने के लिए जो कार्य करना था अंग्रेजों ने, उसके लिए शिक्षा के माध्यम से ही अंग्रेजों ने सोचा कि हम कर सकते हैं। यदि हम भारत की शिक्षा को खत्म कर देंगे, इसकी शिक्षा प्रणाली को खत्म कर देंगे, और जो उसके बाद आजादी के बाद जो हमारी शिक्षा को जिस तरह से हमने प्रभावित होते हुए देखा, तो अंग्रेजों का मकसद ऐसा लगता है कि जब तक ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति हमारी अभी जो लागू अभी हमने करना शुरू किया है, तब तक ऐसा लग रहा था कि हम पूरा जो शिक्षा का जो पूरा जो हमने मॉडल जो प्रस्तुत किया, जिस मॉडल में जिस तरह से हम लोगों ने शिक्षा प्राप्त की, आज लगता है कि उसमें एक अलग रास्ते पे हम चले। और ऐसा लगता है कि ये कहना भी उचित ही होगा कि राष्ट्रीयता की विरुद्ध में कोई षड्यंत्र जैसे रचा गया हो, और हमको हमारे सच्चे इतिहास से भी वंचित लोगों ने कर दिया था। लेकिन ईश्वर के आशीर्वाद है, सब संगठन, सब लोगों ने मिलकर के जो पूरा जीवन का बलिदान दिया था, और खास करके लोकमान्य तिलक जी है, महामनाई मालवीय जी है, लाला लाजपत राय जी, हमारे गुजरात के ही सरदार वल्लभ भाई पटेल और महात्मा गांधी राष्ट्रपिता, इन सब ने जो सोचा था राष्ट्रीय शिक्षा के बारे में, भारत की शिक्षा के बारे में, उनका जो योगदान था, उनका जो विचार था, मुझे पहली बार ऐसा लग रहा है कि वर्तमान सरकार द्वारा लागू की गई राष्ट्रीय शिक्षा नीति इन्हीं महानुभावों के जो चिंतन है उनको साकार करने में, मुझे लगता है ये नीति सक्षम है। और बहुत ही विचार विमर्श के बाद मुझे लगता है कि हम अब सच्चे रास्ते पे आगे, जो नया भारत का हमारी जो संकल्पना है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की, उस राह पे उसको प्राप्त करने में हम सब एक साथ मिलकर के साथ में चल पाएंगे। किसी भी शैक्षिक प्रणाली का उद्देश्य अच्छे इंसानों का विकास करना है, जो तर्कसंगत विचार और कार्य करने में सक्षम हो, जिसमें करुणा और सहानुभूति, साहस और लचीलापन, वैज्ञानिक चिंतन और रचनात्मक कल्पना शक्ति हो, नैतिक मूल्य और चारित्रिक विकास जिसका आधार हो। और विज्ञान गुर्जरी इसी सब बातों को लेकर के विद्यार्थियों के साथ विचार विमर्श करता है, उनमें सच्ची बात और जो उनका जो वैज्ञानिक अभिगम है उसका सिंचन करने का प्रयास
करता रहता है। और राष्ट्रीय शिक्षा नीति हम सब जानते हैं कि 21वीं सदी में भारत की नींव तैयार करने वाली है, और 21वीं सदी में भारत में हमारे युवाओं को जो स्किल्स चाहिए उसमें उसके ऊपर राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने विशेष ध्यान दिया है। मैं ऐसा मानता हूं कि जब तक शिक्षा में जुनून और शिक्षा का उद्देश्य, पैशन और पर्पस ऑफ एजुकेशन नहीं होगी, तब तक हमारे युवाओं में आलोचनात्मक और अभिनव सोच, क्रिटिकल और इनोवेटिव थिंकिंग विकसित नहीं हो पाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू करते हुए एक बहुत बड़ी बात हमारे सामने रखी है कि हम ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति जब लागू कर रहे तो एक नई विश्व व्यवस्था खड़ी हो रही है, एक नया स्तर भी तय हो रहा है, और इसके हिसाब से भारत में ये शिक्षा व्यवस्था में जो बदलाव हम सबको मिलकर के लाना है, जिसकी बहुत आवश्यकता है, जो करना बहुत जरूरी है। आज जब हम ये अमृत महोत्सव मना रहे हैं तो मैं ये बात भी कहना चाहूंगा कि हर देश अपनी सिविक शिक्षा व्यवस्था को नेशनल वैल्यूज, राष्ट्रीय मूल्यों के साथ जोड़ते हैं, और राष्ट्रीय लक्ष्य, नेशनल गोल्स के अनुसार उसमें रिफॉर्म्स यानी कि सुधारों करते हुए राष्ट्र को आगे बढ़ाने की कोशिश करता है। मुझे लगता है कि देश की शिक्षा व्यवस्था वर्तमान और आने वाली पीढ़ी का भविष्य तैयार करने के लिए ही बनाई जाती है, और ये हमारे सामने, मैं मानता हूँ, चुनौती से ज्यादा एक अवसर है। आज नवाचार और रूपांतरण, हम इनोवेशन और एडॉप्शन और उद्यमिता, एंटरप्रेन्योरशिप की बात करते हैं, हम जीवन मूल्यों, वैल्यू बेस्ड एजुकेशन की बात करते हैं, मूल्य आधारित शिक्षा की बात करते हैं, और हम एक ऐसा समाज का निर्माण करना चाहते हैं जैसा मैंने कहा, जिसमें से हम नया भारत है उसकी जो परिकल्पना है उसको हम साकार करने की हम कोशिश करेंगे। और भारत की शिक्षा नीति में पूछताछ, खोज, चर्चा और विश्लेषण, इंक्वायरी, डिस्कवरी, डिस्कशन और एनालिसिस पे बहुत ज्यादा जोर दिया जा रहा है। और उच्च शिक्षा को पहली बार मुझे लगता है कि हमने स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद उसको धारा मुक्त कर दिया। जैसे हम सब पढ़ के, और जब हम सब विद्यार्थी थे तो स्कूल में से ही ये तय करने का हमको फर्जियात आदेश दिया जाता था कि आप या तो विज्ञान में जाओ, या वाणिज्य में जाओ, या फिर तकनीकी में जाओ मेरे ख्याल से, या फिर आप आर्ट्स जो जनरल स्ट्रीम है उसमें चले जाओ। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि हमारे विश्वविद्यालय में तो हमने एकाधिक प्रवेश और निकास, मल्टीपल एंट्री और एग्जिट, वो जो जिसके पीछे लंबी दूरी की सोच राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, उसको लागू करने का जो हमारी जो पोस्ट ग्रेजुएट काउंसिल ऑफ स्टडीज एंड रिसर्च है उसे पारित कर दिया है। बस आने वाली हमारी जो सिंडिकेट की बैठक होगी उसमें उसको विधिवत रूप से हम पारित करने जा रहे हैं। मुझे जब ये अवसर मिला है तो मुझे ये बात भी आप सबके साथ रखने का मन हो रहा है कि कभी नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ये पूछा गया कि राष्ट्रवाद कैसे होना चाहिए, तब उन्होंने कहा था सत्यम शिवम सुंदरम, और यही घोष वाक्य को साकार करने में हमारा महाराजी सयाजीराव विश्वविद्यालय पिछले 71 सालों से कार्यरत है। और स्वतंत्रता आंदोलन जिसमें हमें बंशीधर जी का मार्गदर्शन मिलना है, उस स्वतंत्रता आंदोलन में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ और उनके द्वारा स्थापित बड़ौदा कॉलेज ने बहुत बड़ा योगदान दिया। क्रांतिकारियों के आशयदाता में तो सयाजीराव गायकवाड़ तो सुविख्यात थे, और फिर वहां महाराष्ट्र और लंदन के अभिनव भारत के क्रांतिकारी को मदद चाहिए, सहकार चाहिए, सहयोग चाहिए, या फिर जुगांतर और अनुशीलन समिति के बंगाल के क्रांतिकारी। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है ये बात आप सबके साथ रखते हुए कि महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका राष्ट्र की जो स्वतंत्रता की जो हमारी जो आंदोलन थे उसमें उनका सहयोग, उनका मार्गदर्शन और उनका सहकार अभूतपूर्व था। और उन्होंने बहुत ही वो हमारे जो स्वतंत्रता सेनानियों थे उनके साथ सतत संपर्क बनाए हुए रखते थे। और आप सबको मैं बताना चाहूंगा कि उन्होंने बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानियों जैसे कि गोपाल कृष्ण गोखले जी है, बाल गंगाधर तिलक है, दादा साहब नौरोजी है, मदन मोहन मालवीय जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई, इन सब के साथ मिलकर के एक अखंड भारत, एक मजबूत भारत
कैसे जो ब्रिटिश राज था उनमें से हमें आजादी कैसे प्राप्त हो, उसके लिए बिना कोई प्रसिद्धि प्राप्त करने का कोई किसी को बताए बिना उनका हमेशा सहयोग हम मिलता रहा। इन्होंने जिन्होंने जैसे जब भी बात मेरे ख्याल से अभी भी हुई और आज पूरा दिन विश्वविद्यालय में ये बात चलती रही, क्योंकि आज एक ऐसा भी संजोग है कि हम महर्षि अरविंद जी की 150वीं जन्म शताब्दी भी आज मना रहे। तो योगी श्री अरविंदो जी घोष, प्रोफेसर माणिकराव, बैरिस्टर केशवराव देशपांडे भी बड़ौदा स्टेट में उनकी भी सेवा उन्होंने प्राप्त की। तो ये महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ वो एक ऐसे बड़े कुशल शासक थे, इतने संवेदनशील राजवी थे, और शिक्षा के प्रति तो उनका इतना विशेष प्रेम था, क्योंकि उनका ये मानना था कि सच्ची शिक्षा ये है जो मानवी को स्वतंत्र कर मुक्त मानव बनाती है, और इट लिबरेट्स एन इंडिविजुअल फ्रॉम ऑल काइंड्स ऑफ स्लेवरी, ऐसा उनका सोचना था। मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि गुजरात प्रांत की विज्ञान गुर्जरी ने आज सर सयाजीराव गायकवाड़ के बारे में बंशीधर शर्मा जी को विनती की, क्योंकि आप सबको ताज्जुब होगा जी, ये कहूंगा आपको कि बंशीधर शर्मा जी को मैं कहता हूं कि वो मूविंग साइक्लोपीडिया है, लिविंग लेजेंड है। उनके अलावा मुझे लगता नहीं है कि कोई सर सयाजीराव गायकवाड़ के जो विविध पहलू है उनके बारे में हमको बता सकते। तो ये विज्ञान गुर्जरी गुजरात का जो हमारा जो संगठन है, और सयाजीराव गायकवाड़ विश्वविद्यालय के ही हमारे बंशीधर जी का जो हमें आज मार्गदर्शन प्राप्त होना है, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि हमने छोटे छोटे प्रयास किया है। ज्ञान की सदी है 21वीं सदी, और हमने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति जो लागू हम विश्वविद्यालय में करने जा रहे हैं, तो उसमें ये बात बिल्कुल हमने रखी है। फिर उसमें वीर सावरकर जी के ऊपर का सर्टिफिकेट कोर्स हो, हमारे सुभाष चंद्र बोस जी की बात हम करना चाहते हैं, अंबेडकर जी के ऊपर सर्टिफिकेट कोर्स हो। बहुत लंबा लिस्ट है हमारे पास कि जिसमें हमने, जैसे जयंत जी ने भी वही बात रखी, ऐसे जो महान लोग थे जिन्होंने भारत सोने की चिड़िया की परिकल्पना की थी। आज मेरा जब उद्बोधन हुआ विश्वविद्यालय में, तब भी मैंने मेरा भाषण समाप्त करते हुए मेरे विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों और परिवार के सदस्यों को कहा कि भारत विश्व गुरु था, रहेगा, उसके लिए कोई दोहराई नहीं है। और उसको यदि हमें भारत को यदि विश्व गुरु बनना है, हमने आज मैं तो बड़ा गौरव से कहता हूं कि एक पीपीई किट हम नहीं बनाते थे, ये पीपीई किट पूरे विश्व भर में हमने पहुंचाई है। आज वैक्सीन की बात करिए, आज आत्मनिर्भर भारत की जो नरेंद्र मोदी जी बात करते हैं, तो 138 देशों में आज ये जो वैक्सीन है कोरोना की, जीवन बचाने का जो काम हम कर रहे हैं, वसुधैव कुटुंबकम की जो परंपरा को निभाने का बात हम कर रहे हैं, मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि बहुत कम मूल्य या निःशुल्क मूल्य पे हमने वैक्सीन भी पूरे विश्व में पहुंचाई है। मैं मानता हूं, कोई माने या ना माने, भारत, मैं तो इंडिया शब्द भी यूज नहीं करना चाहता हूं, भारत शब्द ही हमें सब हर जगह प्रयोग करना चाहिए। और जो हमारे नरेंद्र मोदी जी की जो परिकल्पना है नया भारत, जो सोने की चिड़िया था, मैं मानता हूं एक ऐसा सुनहरा सूर्योदय होते हुए मुझे दिखाई दे रहा है। आज इतनी सारी चेतना ऊर्जा का हम सब अनुभव कर रहे हैं। तो इसमें ये जो ज्ञान की सदी, और जब ज्ञान की बात हम करते हैं, नॉलेज, तो मैं ये भी कहना चाहूंगा कि ज्ञान है क्या। ज्ञान और विज्ञान दोनों में हमारा प्राचीन ज्ञान था, प्राचीन विज्ञान था, हमारी जो प्राचीन संस्कृति थी, हमारा धर्म के प्रति जो विश्वास था, अंधविश्वास, जो हमारे जो पाश्चात्य देश जो भारत का चित्रण करते हैं, वो तो बिल्कुल विकृत है। जो इतिहास हम पढ़ाते हैं बिल्कुल विकृत है। मुझे बड़ा दुख हुआ जब मैंने कुलपति का जिम्मेदारी यहाँ पर संभाली और आज बंशीधर जी हमारे साथ उपस्थित है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई। ये कोई मैं इसलिए
क्योंकि हमारे परिवार के लोग यहाँ पर है, मैं ये पुस्तक दिखाना चाहूंगा कि पूरे विश्वविद्यालय में सर सयाजीराव गायकवाड़ ने पूरे जीवन में जो सुधार लाए, इसका पूरा श्रेय मैं बंशीधर शर्मा जी को देना चाहूंगा। एक ऐसी अच्छी किताब हमने बच्चों को तब पहुंचाई, जैसे हम 365 थॉट्स, हम बहुत सारा दिन मनाते हैं, बंशीधर शर्मा जी हमारे पास है, हमारे साथ है। मैं मानता हूं ये हमारी विरासत है, हमारी यही सच्ची मूड़ी है। विश्वविद्यालय के बिल्डिंग कोई हमारी मूड़ी नहीं है। और बहुत सारे जो सर सयाजीराव गायकवाड़ जो उद्बोधन है पूरे जो विश्व में दिया, बहुत कम लोगों को पता होगा कि जो वर्ल्ड रिलीजन कॉन्फ्रेंस जिसमें विवेकानंद जी ने उद्बोधन दिया था, उसके बाद उसमें उद्बोधन करने का जो श्रेय या जो प्राप्त हुआ वो सर सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राप्त किया। मैं ये बात सब इसीलिए रखना चाहता हूं क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी हमारी विचारधारा जो भारत में मानते हैं, भारत के बारे में हर पल सोचते हैं, समझते हैं, और हमारा पूरा जीवन व्यतीत करने का जिन्होंने संकल्प किया है, तो मानता हूं कि ये हमारा दायित्व है आने वाली पीढ़ियों को। क्योंकि बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि विश्वविद्यालय में हम किसी को पूछते थे कि आप कहाँ पढ़ते हैं, तो कहता थे एमएस यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो मैंने कहा ऐसे 3 एमएस यूनिवर्सिटी दुनिया में है, और एक और तमिलनाडु में है, एक अमेरिका में है। तो हमने सबको सिखाया कि हम कभी एमएस यूनिवर्सिटी नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे हम महाराजा सयाजीराव विश्वविद्यालय में हम पढ़ते हैं। आज बड़ा दुख होता है कि हिंदी में, मैं तो कोशिश करता हूं, गलतियां भी होती है, लेकिन मैं मानता हूं कि हमें हमारी ये जो राजभाषा है और हमारी मातृभाषा है, कल ही मैं किसी को सुन रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी बात लगी, 3 को हम बदल नहीं सकते, हम माँ को नहीं बदल सकते, हम हमारी मातृभाषा को नहीं बदल सकते, और हमारी मातृभूमि को नहीं बदल सकते। ये 3 माँ को हमें, हर व्यक्ति को, हर भारत के नागरिक को हमें समझाना होगा कि यदि आप ये 3 से बिछड़ गए तो आपका जीवन है, मुझे लगता है कि मानव में से यदि महामानव बनना है तो वो आप बन पाएंगे। नहीं तो मैं कभी कभी कहता हूं कि मानव और पशु में कोई बहुत ज्यादा अंतर नहीं है, वो भी जीते हैं, उनकी शायद आवश्यकता हो मर्यादित है। तो जो पूरा जीवन का अर्थ है, सुख और सगवड़ या जो दर्जा की जो हम बात करते हैं, वो पूरी पाश्चात्य सोच को हमें मूलभूत तरीके से बदलना होगा। और यदि ये हमें बदलना है तो मैं मानता हूं कि ये काम केवल शिक्षक ही कर सकते, उसके अलावा कोई नहीं कर सकता है। ये मैं इसीलिए कहता हूं क्योंकि कोई एक परिवार हमारे पूरे विश्व में नहीं होगा जो बिना शिक्षा के जी पाए। हम बीमार तो कभी कभी होते हैं, तो आरोग्य का भी इतना महत्व नहीं। आज भी मैंने विश्वविद्यालय में कहा कि यदि हम कोई भी संस्कृति को संभालना चाहते हैं तो 2 चीजें बहुत महत्व की है, एक है शिक्षा और दूसरा है आरोग्य, बाकी सब बाद में आते हैं। तो विज्ञान गुर्जरी है वो, ये दोनों का संगम है, शिक्षा के लिए सोचते हैं, ज्ञान और विज्ञान के लिए सोचते हैं। और मैं मानता हूं कि सबसे बड़ी जो बात होती है, जो मैंने सोची और समझी है, हमें विद्यार्थियों को ये भी समझाना होगा, क्योंकि जब विज्ञान गुर्जरी की बात है, मैं 2 मिनट और बोलना चाहूंगा कि शोध और अनुसंधान, ये जब विज्ञान गुर्जरी को ये काम करना चाहिए कि विश्वविद्यालय में, गुजरात नहीं, मैं तो कहता हूं पूरे भारत के विश्वविद्यालय में शोध और अनुसंधान कैसे चल रहे हैं, हम क्यों इतने पाश्चात्य रैंकिंग से या एक्रेडिटेशन से हम इतने प्रभावित क्यों हो रहे हैं, क्यों अपने आप को हम, मैं भारतीय शिक्षण मंडल से बहुत करीबी रिश्ता है हमारा, वहां हम गुरु रैंकिंग की बात कर रहे हैं, हम गुरु शिष्य परंपरा की बात कर रहे हैं। तो थोड़ा मैं भावुक हो रहा हूं, लेकिन मैं मानता हूं मुझे वो दिखाई दे रहा है, ये अंतिम समय है, अब हम नहीं जागेंगे, हम चेतना नहीं जगाएंगे तो मुझे लगता है, मुझे डर लगता है। कल भारतीय शिक्षण मंडल में अखंड भारत का जो उद्बोधन मैंने सुना, मैं बहुत प्रभावित हुआ हूं। हम सो नहीं सकते यदि उनको सुनते। मुझे लगता है कि ये पूरी जानकारी हमें भारत के एक एक नागरिक तक पहुंचानी होगी। इसको राजनीति से जोड़ने का कोई मतलब नहीं है, लेकिन इसको ये भी सोचना पड़ेगा कि आने वाले भारत को यदि हमें सुरक्षित भी बनाना पड़ेगा, हमारी जो सोच है उसको आगे ले जाने के लिए संसाधनों की जरूरत पड़ेगी, और उसमें सबसे बड़ी जो मूड़ी आएगी वो मानव मूड़ी होगी।
हम सबको मिलना होगा। संसाधन बाकी के तो संसाधन हम जुटा लेंगे, लेकिन सबको साथ में लेकर के चलना होगा। और मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है कि विज्ञान गुर्जरी ने आज ये कार्यक्रम रखा। जयंत सहस्त्रबुद्धे जी जो हमारे मार्गदर्शक है, प्रेरक बल है, और बाकी बहुत सारे लोग का मैं नाम ले सकता हूँ, सबको मैं जानता हूँ। आप सब लोग ने यहाँ पर उपस्थित रह करके विश्वविद्यालय का और विज्ञान गुर्जरी का जो मनोबल बढ़ाया है। मुझे याद है मैंने ये भी एक बार कहा था, पिछले बार जब विश्वविद्यालय में कार्यक्रम हुआ था और जैन जी का मार्गदर्शन मिला था, तो मैंने एक सुझाव दिया था। आज मैं दोबारा दोहराता हूं कि हमें एक कैलेंडर शुरू करना चाहिए, एक सूची बना लेनी चाहिए, कि एक सूची बना लेते हैं कि पूरे शैक्षणिक वर्ष में हम कौन से कार्यक्रम करेंगे। और मैं आपको ये बात बताना चाहूंगा कि पूरे भारत के विश्वविद्यालय में क्या शोध और अनुसंधान किस विषय में होना चाहिए, यदि उसमें शोध और अनुसंधान होती है तो उसके कारण क्या है और उसमें आगे क्या हमको करना चाहिए। मैं मानता हूं कि ये विज्ञान गुर्जरी का एक बहुत बड़ा एक कदम होगा। उसमें हम सबको मिलकर के साथ में चलना होगा। मैंने थोड़ा ज्यादा समय ले लिया है तो उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन आपके जो भी प्रयास आप करेंगे उसमें मैं जिस भूमिका में आपका सहयोग कर पाऊंगा, आपके साथ हूं, आपके साथ रहूंगा, और मार्गदर्शन जो मेरे में क्षमता है, काबिलियत है, उसके हिसाब से मैं मार्गदर्शन करने का पूरा प्रयास करूंगा, ऐसा मेरा वादा है। आप सबको पुनः मैं धन्यवाद दूंगा और साधुवाद देते हुए मेरी बात को मैं समाप्त करूंगा। भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय हिंद, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय कुलपति श्री प्रोफेसर परिमल व्यास जी। आज आपने काफी गहन विधि से राष्ट्रीय शिक्षा नीति, युवाओं के लिए स्किल डेवलपमेंट, स्टार्टअप, एंटरप्रेन्योरशिप, इनोवेशन, राष्ट्रीय शिक्षा में राष्ट्रीय मूल्य आधारित शिक्षा एवं सर सयाजीराव और सयाजीराव का स्वतंत्रता सेनानियों के साथ का योगदान, और अंत में माता, मातृभूमि और मातृभाषा, साथ में साथ शोध और अनुसंधान के बारे में जो हमको मार्गदर्शन दिया है, मुझे लगता है कि हमारे सभी पार्टिसिपेंट इसमें से काफ़ी मार्गदर्शन मिलेगा और आपका इस प्रकार का सहयोग हमको मिलता रहे। विज्ञान गुर्जरी आगे भी पूरे वर्ष दरमियान टोटल हमने 75 कार्यक्रम का संकल्प लिया है और दिसंबर तो कुछ 55 कार्यक्रम का हमने कैलेंडर भी तैयार किया है। तो सर आपके साथ सहयोग से हम यूनिवर्सिटी में आगे इस प्रकार के कार्यक्रम करते रहेंगे, ऐसे मुझे पूर्ण आशा है और आपका मार्गदर्शन मिलता रहे, ऐसा खूब खूब धन्यवाद। अब हम कार्यक्रम के आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे मुख्य वक्ता महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ट्रस्ट के उप सभापति प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा जो उपस्थित है, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वह आज हमें स्वतंत्रता के पूर्व शिक्षा व्यवस्था के विकास में श्रीमंत सर सयाजीराव गायकवाड़ का योगदान, ये विषय पे हमें मार्गदर्शन करें। माननीय प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा जी। विज्ञान गुर्जरी और अमृत महोत्सव समिति के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चैतन्य जोशी, महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के कुलपति और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि प्रोफेसर परिमल जी व्यास, विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव माननीय सहस्त्रबुद्धे जी, विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश सचिव प्रशांत कुंजड़िया जी, विज्ञान गुर्जरी के प्रदेश संयुक्त सचिव डॉक्टर सुनील भाई कहार तथा स्वतंत्रता की अमृत महोत्सव समिति के सभी माननीय पदाधिकारी एवं सदस्यगण। विज्ञान गुर्जरी
प्रांत एवं महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी बड़ौदा के संयुक्त उपक्रम में आयोजित कार्यक्रम स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के पावन पर्व पर स्वाधीनता पूर्व शिक्षा पद्धति के विकास में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ थर्ड का योगदान विषय पर अपने विचार व्यक्त करने का जो अवसर आपने मुझे दिया है, एतदर्थ मैं हृदय से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। यह तो हम सभी जानते हैं कि महाराजा सयाजीराव अपने समय के उन महापुरुषों में से थे जो अपने कार्यों के कारण सर्वाधिक ख्याति प्राप्त दुनिया में रहे। समाज के हर एक वर्ग के व्यक्ति हो, चाहे वह छोटा हो बड़ा हो, अध्यात्म क्षेत्र का हो, कोई समाज सुधारक, कोई राजनेता हो, कोई साहित्य मनीषी हो, महाराजा देवी के रूप में देखता था। महाराजा सारे विश्व में प्रसिद्ध थे अपने लोकोपयोगी कार्यों के कारण, और उनके कार्यों की अनुगूंज भारत में तो खैर सर्वत्र सुनाई पड़ती ही थी, विदेशों में भी सुनाई पड़ती थी। जैसे इंग्लैंड के हाउस ऑफ कॉमन्स के एक सदस्य ने भारत सचिव से प्रश्न करते हुए पूछा था कि क्या आप जानते हैं कि महाराजा ने न्यायपालिका और कार्यपालिका दोनों को अलग कर दिया है? क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने ग्राम पंचायत प्रणाली को पुनर्जीवित कर दिया है? और तीसरा प्रश्न उन्होंने ये पूछा था कि क्या आप ये जानते हैं कि उन्होंने प्राथमिक शिक्षण अनिवार्य और निःशुल्क कर दिया है? कि महाराजा के बारे में। और अंत में प्रश्न पूछा था कि क्या आप ये जानकारी रखते हैं कि महाराजा ने प्रशासनिक कार्यों के लिए चुने हुए प्रतिनिधियों की धारा सभा बड़ौदा में स्थापित कर दी है? और यदि आप ये सब कुछ जानते हैं तो मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि पूरे भारतवर्ष में और क्या काउंसिल ऑफ इंडिया न केवल भारत के दूसरे भागों में अपितु पूरे भारतवर्ष में सुधार करने का विचार कर रही है? तो उत्तर तो खैर निगेटिव था, पर मैंने ये उदाहरण आपके सामने इसलिए रखा कि इंग्लैंड की पार्लियामेंट में भी महाराजा ने जो अनिवार्य शिक्षा योजना का स्थापित की थी या जारी की थी, उसकी चर्चा वहां भी होती रही है। एक दूसरा उदाहरण और मैं आपके सामने 1936 का देता। न्यूयॉर्क में द वर्ल्ड फेलोशिप ऑफ फेथ्स एक ऐसी संस्था है, और जिसने क्या किया था कि 1936 में जब महाराजा का हीरक महोत्सव मनाया जा रहा था चारों ओर, देश में विदेश में, तब इस संस्था ने भी सोचा कि महाराजा का सम्मान हम भी करें इस अवसर पर, हीरक महोत्सव के अवसर पर। यह संस्था सारे विश्व में शांति और भ्रातृभाव का प्रचार करती थी और करती रही है। शिक्षा क्षेत्र में भी महाराजा ने जो कुछ काम किए थे उसका उल्लेख किया है। अन्य कामों की भी चर्चा करते हुए एक बात इसमें कही गई है, वो उसके जो मान पत्र दिया था इस अवसर पर, उस मान पत्र के कुछ शब्द मैं आपको सुना रहा हूं। By your great achievement in good government, in social, curricular, educational reforms, in industrial development, and in moral and physical training, you have presented an impressive example for other rulers and reformers. Although your life has been devoted primarily to the welfare of Baroda, its influence has extended from Baroda to India and from India to the whole world. ये महाराजा के काम की महिमा थी, और ये संस्था जो है इस प्रकार के शब्दों में महाराजा के कार्यों का उल्लेख कर रही है, उनका स्वागत का सम्मान कर रही है।
अभिप्राय इतना ही है कि महाराजा के प्रगतिशील कार्यों की चर्चा वैश्विक स्तर पर थी और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम अनिवार्य शिक्षा योजना लागू करने का भी था। आप जानते हैं 1875 में महाराजा तो एक निरक्षर किशोर की स्थिति में यहाँ आए थे और 6 वर्ष तक उन्होंने पढ़ा, यहाँ पर उनकी पढ़ाई की गई और कुछ ऐसा पढ़ा उन्होंने कि उनको हम सब पढ़ने लगे, यह दुनिया पढ़ने लगी, गौर से उनको सुनती है, उनकी बात में कुछ वजन पैदा हुआ, ऐसा कुछ जबरदस्त उन्होंने पढ़ाई की। तो सत्ता में बैठे हुए लोग हों या फिर सार्वजनिक रूप से कार्यक्रम हो, जहां भी वे बोलते थे लोग उन्हें ध्यान से सुनते थे और उनकी बात को के वजन को महसूस करते थे। 18 वर्ष का युवक जब पहली बार सत्ता के सूत्र संभालता है तब वे अपने राज्य का दौरा करते हैं, कड़ी प्रांत का, अब तो महसाणा प्रांत कहलाता है, तो कड़ी प्रांत था उस समय, और वहां दौरा करके प्रवास करके वहां की जन समस्याओं को सुनते हैं। गांव में देहातों में रहने वाले प्रत्येक वर्ग के लोगों को वो इकट्ठा करते हैं, उनकी समस्याओं सुनते हैं, सुख दुख बांटते हैं उनके साथ। तो एक ही निष्कर्ष पर वो पहुंचे हैं उनकी समस्याओं को अध्ययन के बाद कि इनकी समस्याओं का मूल कारण अज्ञान और निरक्षरता है। मध्यकालीन रूढ़ अंधी परंपराओं में जकड़े हुए ये बुरी तरह से लोग हैं। अतः पहला काम मुझे ये करना पड़ेगा कि इन्हें इस अंधेरे से बाहर निकालना पड़ेगा। महाराजा जन कल्याण की अपार महत्वाकांक्षाओं और संकल्पों के साथ सत्ता में आए थे, ये याद रखिए। उन्होंने कहा था कि अपने राज्य की प्रजा को शिक्षित करने के अलावा दूसरा कोई अच्छा काम मेरे लिए नहीं हो सकता है। फिर अपने एक भाषण में कहते हैं कि दिस इज एब्सोल्युटली नेसेसरी फॉर द रियलाइजेशन ऑफ माय एम्बिशंस एंड विशेस एंड फॉर द सक्सेस ऑफ माय पॉलिसीज। एक जगह और वे अपने भाषण में कहते हैं कि एजुकेशन इज द बेसिस ऑफ ऑल रिफॉर्म्स एंड इज द ओनली वे ऑफ सॉल्वेशन फ्रॉम आवर प्रेजेंट कंडीशन। तो ये शिक्षा के बारे में उनका मत था और इसी संकल्प शक्ति के साथ उन्होंने जो है राज्य में शिक्षा का प्रचार प्रसार प्रारंभ किया। शुरू से इस काम में वो लग गए। 1882 से जो काम शुरू किया तो जीवन के अंत तक वो इस काम को करते रहे। संपूर्ण हिंदुस्तान में एक ऐसा समय आया कि ये बहुत पहला प्रयोग उस आदमी ने किया कि वो कंपल्सरी एजुकेशन यानी अनिवार्य और निःशुल्क शिक्षा योजना लागू करी। महाराजा का एक संकल्प था इस शिक्षा योजना के साथ कि प्रत्येक गांव में ग्राम पंचायत की प्रत्येक गांव में एक स्कूल स्थापित होना चाहिए और उसके साथ साथ एक पुस्तकालय स्थापित होना चाहिए और वाचनालय रहना चाहिए। ये दोनों बातें होना चाहिए और प्रतिवर्ष वो बड़ौदा राज्य में करीब 100 अपने पुस्तकालय खोलने की उनकी योजना थी। महाराजा ने इस योजना को सफल बनाने में किसी प्रकार की कोई कसर नहीं रखी। अच्छे और उत्तम कोटि के शिक्षित, प्रशिक्षित, शिक्षित अध्यापक और शिक्षिकाएं उन्होंने इस योजना में तैयार किए और वेतन की वृद्धि की अध्यापकों के लिए। प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को उन्होंने स्कॉलरशिप भी दी और इस तरह से एक आकर्षण शिक्षा प्राप्त करने के बारे में उन्होंने सारे राज्य में पैदा किया। स्कूल के साथ पुस्तकालय या वाचनालय की स्थापना में महाराजा की एक दूरदर्शिता थी और वो ये दूरदर्शिता थी कि जैसे ये बच्चे जो प्राथमिक स्कूल के 4वीं तक करके अपने पिता के कृषि कार्य में मदद करने में लग जाते थे या परिवार में जो कुछ व्यापार वगैरह थोड़ा बहुत रहता होगा उसमें मदद करने में लग जाते थे। लड़कियों की स्थिति तो ये थी कि विवाह के बाद वो सांसारिक प्रपंच में ही कुछ ऐसी पड़ जाती थी कि उन्होंने जो कुछ पढ़ा लिखा है वो सब वो विस्मृत हो जाया करता था।
महाराजा इस बात को अच्छी तरह से समझते थे कि मेरे राज्य में कोई व्यक्ति अशिक्षित नहीं रहना चाहिए, तो इसलिए उन्होंने क्या किया कि ये पुस्तकालय या वाचनालय की व्यवस्था प्रत्येक स्कूल के साथ जोड़ दी थी, ताकि क्या होता था कि ये लोग जो थे स्कूल छोड़े हुए छात्र छात्राएं समय निकाल करके या जब भी अपने कार्यों से समय मिलता था इनको, ये उस वाचनालय में जाकर के अपना जो कुछ साक्षरता इन्होंने प्राप्त की थी उसको आगे बढ़ा सकते थे और उसका उपयोग अच्छी तरह से कर सकते थे। तो निरक्षरता से इन लोगों को महाराजा ने साक्षरता की ओर लगाया, और कहीं ये लोग साक्षरता से फिर निरक्षरता की स्थिति में ना पहुंच जाएं, इसलिए महाराजा ने ये पुस्तकालय और वाचनालय की व्यवस्था इनके लिए की थी और उसका जनता ने बहुत लाभ उठाया। महाराजा ने पुस्तकालय स्कूल छोड़ते हुए लड़के लड़कियां उसका लाभ उठा सकें, ये एक उनकी भावना थी। दूसरी बात एक और थी कि महाराजा ने चलित पुस्तकालयों की एक मोबाइल लाइब्रेरीज, उसकी योजना भी एक दी थी। 15 दिन में यहाँ से पुस्तकें वहां जहां कहीं सेंटर होता किसी गांव में या शहर नगर में, वहां जाती थी और वो 5-10 गांव के लोग वहां आते थे, पुस्तकें ले जाते थे, पढ़ते थे, और 15 दिन में दूसरी बार फिर ये लोग उसी जगह स्थान पर पहुंचते थे, दूसरी पुस्तकें ले जाते थे, और इस तरह से उनके निरक्षरता को कभी उन्होंने जो है उनमें निरक्षरता पैदा होने नहीं दी, साक्षरता को वो बढ़ाते रहे हमेशा। एक बात और ध्यान रखिए कि महाराजा ने ये जो पुस्तकें पहुंचाते थे इसमें भी लड़कों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें, लड़कियों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें, महिलाओं के लिए किस प्रकार की पुस्तकें, प्रौढ़ लोगों के लिए किस प्रकार की पुस्तकें, ऐसा एक विभाजन करके वो पुस्तकें पहुंचाई जाती थी। कोई ऐसी पुस्तक न चली जाए कि मानसिक विकृति पैदा हो जाए बच्चों में या अन्य लोगों में, इसलिए वो हमेशा इस प्रकार इस बात का पूरा ध्यान रखते थे कि कोई गलत पुस्तक न पहुंच जाए। तो ये एक बहुत अच्छा विचार उनका रहा था। एक बात और जो आगे उन्होंने पुरुषों के बच्चों के तो पढ़ाई का ध्यान दिया ही, परंतु महिला शिक्षा के महत्व का भी प्रतिपादन उन्होंने किया और राज्य में महिला शिक्षा की व्यवस्था भी पूरी तरह से उन्होंने की थी। महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखकर हम राष्ट्र की आधी शक्ति की उपेक्षा कर रहे हैं, ऐसा महाराजा का मत था। यही नहीं, ऐसा करके हम अपने बच्चों को एक सुसंस्कृत माता का लाभ लेने से वंचित कर रहे हैं। कुछ संस्कारी परिवारों में बहनें जरूर पढ़ती होंगी, परंतु स्कूल में भेजने को ये लोग अपनी लड़कियों को राजी नहीं होते थे, और इनका ये विचार था कि भाई ये लड़कों के साथ पढ़ाना हम आवश्यक नहीं समझते और लड़कियों की शिक्षा की जरूरत भी क्या है हमको, ऐसी एक मान्यता इनमें थी और वो भेजते नहीं थे। बाद में महाराज को मालूम पड़ा कि यदि स्कूलों में शिक्षक की शिक्षा देने के लिए शिक्षिकाएं हों तो जरूर ये लड़कियां पढ़ने के लिए आ सकती हैं। तो महाराजा ने क्या किया कि एक महिला ट्रेनिंग कॉलेज शुरू किया था, पुरुष ट्रेनिंग कॉलेज भी शुरू किया, और उन्होंने क्या किया कि उस दोनों कॉलेजों में पुरुषों को और महिलाओं को ट्रेंड किया, इसके लिए शिक्षा अच्छे अध्यापक उनको बनाया और फिर उनको जो है स्कूलों में नौकरी दी, और उसके बाद जो है वो लड़कियों के भीतर एक आत्मविश्वास पैदा हुआ। पेरेंट्स को भी लगा कि अब बच्चियों को यदि भेजते हैं तो कोई हरकत नहीं है। लड़कियों के लिए स्कूल में महाराजा ने क्या किया कि नियत पाठ्यक्रम तो होता ही था, परंतु भरत काम सिखाया जाता था अलग से, चित्रकला, उनको भोजन बनाने की कला सिखाई जाती थी, संगीत जैसे विषय भी उनको पढ़ाए जाते थे अलग से। बड़ी उम्र की महिलाएं जो कभी पढ़ना चाहती थी पर नहीं पढ़ पाई और अब उनमें एक उत्साह पैदा हो रहा है कि हमें पढ़ना चाहिए, तो उनके लिए महाराजा ने जनाना
वर्ग शुरू किए थे, महिला शिक्षा वर्ग जिसको अपन कह सकते हैं। और इनका समय रखा था उन्होंने दोपहर, जब महिलाएं सारे घर काज से करके निवृत्त हो जाती थी तब महाराजा जो है तब वो पढ़ने को जा सकती थी, और इसलिए इनका अपराह्न के बाद का समय रखा था। इसमें इनके पाठ्यक्रम में भी वाचन, लेखन, सिलाई, काम, कढ़ाई और प्राथमिक स्तर पर हिसाब किताब वगैरह ये कर सकें, ऐसा एक कोर्स इनका चलाया जाता था। धीरे धीरे स्थिति में बदलाव आ गया और लड़कियों में पढ़ाई के लिए उत्साह पैदा हुआ, और वही उनके अभिभावकों की मानसिकता में परिवर्तन आया। बेटियों को पढ़ने प्रेरित करने लगे, और फिर तो हाई स्कूल भी अस्तित्व में आए। महारानी गर्ल्स हाई स्कूल प्रसिद्ध है, जो 1917 में शुरू हो गया, और छात्राओं की बहुत बड़ी संख्या, वहां अलग से हॉस्टल की व्यवस्था भी कायम हुई और लड़कियां पढ़ने लगी। बाद में तो लड़कियां कॉलेज की शिक्षा प्राप्ति के लिए भी सामने आई। हाई स्कूल से ही लड़कियों को गुजराती, मराठी, संस्कृत और अंग्रेजी में पढ़ाई उनकी कर दी जाती है, उनके लिए ये कोर्स में निर्धारित था। एक बात मैं और यहाँ कह देता हूँ कि समय की आवश्यकता थी, और महाराजा राष्ट्रीय विचारधारा से बहुत प्रभावित थे और परम देशभक्त थे। इसलिए समय की आवश्यकताओं को देखते हुए उन्होंने क्या किया था कि माध्यमिक स्तर से लेकर के कॉलेज के स्तर तक उन्होंने शारीरिक शिक्षण भी अनिवार्य कर दिया था। बड़ौदा कॉलेज में सैनिक शिक्षण और कवायद जो है 2 साल के लिए अनिवार्य उन्होंने कर दी थी। ये समय की आवश्यकता को देख करके उन्होंने ये काम किया था। महाराजा यहीं आकर के नहीं रुक जाते हैं, उन्होंने समाज के वंचित वर्गों तक शिक्षा को पहुंचाया था। इन सभी वर्गों में अंत्यज और पिछड़े वर्गों के लोग थे, जो विशेषकर वनवासी बंधु, इन वर्गों की संख्या भी, इन वर्गों के लोगों की संख्या भी राज्य में पर्याप्त मात्रा में थी, और सदियों से शिक्षा से इनका कोई सरोकार कभी नहीं रहा था। इसके अलावा ये लोग समाज में उपेक्षा और अपमान का जीवन जीने के लिए विवश थे। महाराजा जब अंत्यज वर्ग के लोगों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया, तो सवर्ण समाज की जड़ता और नासमझी के कारण वर्गों के लड़के लड़कियों को पढ़ाने की व्यवस्था बड़ी मुश्किल पड़ी। वो सवर्ण अध्यापक उनको पढ़ाने के लिए तैयार नहीं थे। महाराजा ने क्या किया कि प्रारंभ में तो कुछ मुस्लिम लोगों को उनको पढ़ाने के लिए रखा। काम धीमे चलता रहा, और थोड़े से चिंतित भी थे कि क्या करें। हॉस्टल भी बच्चों के लिए बनाए थे, अंत्यजों के लिए स्कूल अलग बनाए थे, अब काम चल नहीं रहा है। तो उन्होंने क्या किया कि इस बात में या इस चिंता को दूर करने में आर्य समाज ने बहुत बड़ी सहायता महाराजा की थी। महाराजा संपर्क में थे आर्य समाज के प्रकांड पंडित स्वामी नित्यानंद से। नित्यानंद महादेव गोविंद रानड़े का एक पत्र लेकर के बंबई से बड़ौदा आए थे 1895, और महाराजा से मिले। पहली भेंट में महाराजा उनसे बड़े प्रभावित हुए थे, और उसके बाद तो नित्यानंद उनके एक निरंतर सलाहकार के रूप में काम करने लगे, और किस तरह से अंत्यज शिक्षा के कार्य को आगे बढ़ाया जाए, ऐसी दिशा उन्होंने नित्यानंद से बराबर उनको मिलती रही। नित्यानंद ने क्या किया कि महाराजा को पंडित आत्माराम अमृतसरी जैसा प्रसिद्ध आर्य समाजी विद्वान दिया। ये अमृतसर से उनको यहाँ बुलाया, और महाराजा ने आत्माराम जी को यहाँ सारे जो अंत्यज स्कूल थे उनका मुखिया बना दिया, हॉस्टल की सारी व्यवस्था उनको सौंप दी, और धर्मांतरण की जो प्रवृत्ति चल रही थी, देखिए अंत्यजों का ध्यान महाराजा ने दिया, ठीक है, पर इसमें महाराजा की राष्ट्रीय दृष्टि थी। इस देश में हमारे लोगों का क्या है कि हम राष्ट्रीय दृष्टि से विचार करते ही नहीं है, कभी आदत ही नहीं है किसी भी समस्या के बारे में। उस युग में भी ये रोग था। पंडित
अपने राजा राम मोहन राय की दृष्टि में ये बात थी, स्वामी विवेकानंद के विचारों में ये बात थी, और दयानंद सरस्वती के विचार में यह राष्ट्रीय विचार था कि ये एक खतरा पैदा हो रहा है, ये निरंतर धर्मांतरण होता चला जा रहा है, और धर्मांतरण का सीधा अर्थ है राष्ट्रांतरण। और ऐसे राष्ट्रांतरित लोगों ने जो हमारे में से उधर चले गए थे, अंत्यज वर्ग में से चले गए थे, पिछड़े वर्ग में से चले गए थे, 1857 के युद्ध में जिस प्रकार से अंग्रेजों की मदद की थी, देश उसको भूला नहीं था। तो वो महाराजा के ध्यान में था कि 1857 में किस प्रकार से राष्ट्रांतरित लोगों ने अंग्रेजों की मदद की थी और आजादी, हमारी पराधीनता की उम्र को बढ़ाया था। तो इसलिए महाराजा का ध्यान उस पर था, और उन्होंने अंत्यज वर्ग के लिए विशेष सुविधाएं, उनको सब प्रकार की सुविधाएं, पाठ्य पुस्तकें फ्री में, हॉस्टल में रहने की सारी व्यवस्था, भोजन वगैरह की सारी व्यवस्थाएं उनको दी, और स्कॉलरशिप, छात्रवृत्तियां दे करके उनको पढ़ाया, और विदेशों में भी भेजा आवश्यकता के जब पड़ी तब। तो हम तो ये क्या है कि अंत्यज वर्ग की दीक्षा को ये अपने आत्माराम अमृतश्री के कारण एक प्रकार से आर्य समाज का बहुत बड़ा एक हमारे ऊपर, महाराजा के ऊपर समझिए एक बड़ा आशीर्वाद भी रहा कि उन्होंने महाराजा की इस चिंता को बहुत बड़े पैमाने पर दूर किया। और महाराजा ने क्या किया कि इस प्रवृत्ति के कारण जो धर्मांतरण की प्रवृत्ति थी, वो उस पर कम से कम रोक लग गई। महाराजा ने किसी भी वर्ग की निंदा नहीं की, उन्होंने कहा कि भाई ये इनकी लाइन जो है, इससे बड़ी लाइन में नीचे खींच दूं, और महाराजा ने यही किया कि हॉस्टल बनाए इन लड़कों के लिए, सारी सुविधाएं इनको प्रदान की। मैं यहाँ आगरा के एक निवृत्त जज, उस जमाने में राय बहादुर बैजनाथ और प्रयाग के मेजर बीटी बसु बड़ौदा आए थे। उस जमाने में बड़ौदा आने वाला व्यक्ति यहाँ के अंत्यज वर्गों में किस प्रकार का शिक्षा का प्रचार महाराजा कर रहे हैं, किस प्रकार के हॉस्टलों की व्यवस्था है, वो जरूर देखता था। वो एक दर्शनीय बातें उनके लिए उस जमाने में हो गई थी। तो इन लोगों ने जब ये हॉस्टल में पहुंचे अंत्यजों के, तो यहाँ के लड़के को देखने से ऐसा नहीं लगता कि वे अंत्यज हैं। इनके वेद मंत्रों के उच्चारण से ब्राह्मणों के जैसा सम्मान पाने के योग्य ये बच्चे मालूम पड़ते हैं। हम समझते थे कि रास्ते से अलग और एक गरीब हालत की झोंपड़ी से कोई छोटा सा एक बोर्डिंग हाउस होगा, परंतु हमें यह देखकर आश्चर्य और आनंद हुआ कि ये बोर्डिंग हाउस विशाल कमरों और उनकी उत्तम साधनों से संपन्न है। यह एक कॉलेज की बराबरी कर सकता है। बड़ौदा में अछूतों के उद्धार का बड़ा भारी काम महाराजा साहब कर रहे हैं, ऐसा इन लोगों का अभिमत विजिटिंग बुक में इन्होंने लिखा, विजिटर्स बुक में लिखा इन्होंने। तो महाराजा ने अंत्यज वर्ग के लड़कों को 7वीं कक्षा पास करने के बाद राज्य के लगभग सभी विभागों में नौकरी दी थी। ये याद रखिए आप, केवल पढ़ाई की बात नहीं थी, वहां पर पढ़ाया तो सही उनको, पर नौकरियां भी दी, तभी तो उनका जीवन स्तर कुछ ऊपर उठेगा और हमारी राष्ट्रीय धारा में वो जुड़ सकेंगे। अनेक विद्यार्थी राज्य की सहायता से बंबई तथा यूरोप अमेरिका में वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेजे गए। डॉक्टर अंबेडकर का नाम तो हम सब विशेष रूप से जानते ही हैं, परंतु ऐसे और भी कई नाम गिनाए जा सकते हैं। मैं एक प्रसंग और आपको बताता हूँ। देखिए कि क्या महाराजा के इस कार्य की महिमा थी चारों तरफ अंत्यज वर्ग के लोगों के। हीरक महोत्सव था। इसमें अवसर पर आप जानते हैं कि समाज के कई वर्गों द्वारा महाराजा को मानपत्र दिए गए थे, और इसी में एक मानपत्र अस्पृश्य समाज की ओर से भी महाराजा को दिया गया था। उनका नेता जब दरबारी पोशाक पहन करके महाराजा को मुजरा करके मानपत्र पढ़ने लगा, तो
उस दरबार में उस समय मदन मोहन मालवीय उपस्थित थे और मदन मोहन मालवीय उस अंत्यज वर्ग के नेता का ये मान पत्र पढ़ना देख करके बहुत गदगद हो उठे और महाराज महामना मालवीय जी ने निवेदन किया कि मैं इस अवसर पर कुछ 2 शब्द बोलना चाहता हूं आशीर्वाद के रूप में। और जब मालवीय जी बोले तो उनका भाषण तो अत्यंत प्रभावी रहा ही। तो आंखों में अश्रु भरकर गदगद होकर वे बोले कि आज यहाँ अस्पृश्य समाज का जो दृश्य मुझे देखने को मिला, ऐसा दृश्य हिंदुस्तान में किसी भी राजा के दरबार में देख पाना संभव नहीं है। आज मेरा जन्म सार्थक हो गया। ऐसा हमारे पंडित मालवीय जी का, मदन मोहन जी के मत रहा। तो अछूतोद्धार के इस काम को सम्मान देते हुए आर्य समाज ने फिर महाराजा को परोपकारिणी सभा की ओर से सन 1921 में पतित पावन की उपाधि से अलंकृत किया था। उनको भी सारी सुविधाएं दी। वन बंधु भी हमारे यहाँ बहुत पर्याप्त मात्रा में गुजरात में थे, उनके लिए भी छात्रावास वगैरह सब कुछ बनाए, उनको सर्विस में भी रखा और उनको आवश्यकता पड़ने पर छात्रवृत्तियां दे करके विदेश में भी भेजा। महाराजा का एक वैशिष्ट्य और था कि वे स्वभाषा प्रेमी थे। ये याद रखिए आप, स्वभाषा प्रेमी थे, यानी अंग्रेजी के विरोध में थे ऐसा नहीं है। वे कहते थे कि मातृभाषा की तरह अंग्रेजी का प्रयोग नहीं होना चाहिए। देश में उस समय हमारे यहाँ एक इसी गुजराती को राजभाषा उन्होंने बना दिया था। शिक्षा संस्थाओं में भी बड़ौदा कॉलेज को छोड़कर प्रादेशिक भाषा माध्यम पर बल दिया था उन्होंने। अंग्रेजी भाषा का ज्ञान जरूर होना चाहिए, ये बात ठीक थी। महाराजा ये चाहते थे कि भाई पश्चिम से संपर्क बनाए रखना है और वहाँ की ज्ञान विज्ञान को हमको जानना है, इसलिए ये बहुत जरूरी है कि हम अंग्रेजी सीखें, परंतु मातृभाषा के रूप में उसे वो स्वीकार नहीं करते थे। न उसमें वो स्वाभिमान की बात समझते थे और न उसे वे राष्ट्रीय हित में मानते थे। तो देश में अंग्रेजी माध्यम की शिक्षा तो आप जानते ही हैं कि 1835 में शुरू हो गई थी और जैसा जयंत जी ने भी कहा और हमारे कुलपति महोदय परिमल जी व्यास ने भी संकेत किया कि इस शिक्षा का उद्देश्य राजभक्त भारतीयों को पैदा करना, ऐसे राजभक्त जो अंग्रेजों की मदद कर सकें और हमारी जो स्वाधीनता संग्राम चल रहा है उसको कमजोर कर सकें और हमारी पराधीनता दीर्घ काल तक चलती रहे, ऐसा उसके लिए उद्देश्य था, उनका स्पष्ट था। और इसकी सर्वत्र आलोचना उस समय देश में हुई थी। और जैसा देशानुरागी महापुरुष थे महाराजा, तो हमारे देशभक्ति को सबसे बड़ा धर्म मानते थे। तो ये व्यक्ति कैसे इस बात को सहन कर सकता था? मनुष्य के भीतर वे नैतिकता और संस्कार जगाना चाहते थे शिक्षा के माध्यम से, और वे मानते थे कि शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य का मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक विकास करना है। उसके भीतर जो देवत्व छिपा हुआ है उस देवत्व को जगाना है। इस भाषा प्रेम के कारण उन्होंने कला भवन, जो औद्योगिक और तकनीकी शिक्षा संस्थान था, इसकी स्थापना की और गुजराती माध्यम इसका रखा उन्होंने सबसे पहले। आप ये याद रखिए, और गुजराती में पाठ्य पुस्तकें तैयार करवाई उन्होंने। एक प्रकार से ये भाषा प्रेम तो था ही, पर अंग्रेजों मैकाले की उस धारणा का के प्रति एक चुनौती भी थी कि जो ये कहता था कि भारत की भाषाएं तो गंवारू हैं, अनगढ़ हैं, इनमें मौलिक साहित्य तो क्या अनुवाद भी नहीं किया जा सकता था। तो ये महाराजा का साहस ही समझना चाहिए और उन्होंने इस चुनौती का उत्तर भी दिया था। अनुवाद सहयोगी, इसमें उनका सहयोग दिया महाराजा का टी के गज्जर ने।
वो भी रसायन शास्त्र के आदमी थे, परंतु रसायन शास्त्र के आदमी होकर के भी उनकी आस्था ज्यादा से ज्यादा इसमें थी कि प्रादेशिक भाषा में शिक्षा दी जानी चाहिए। हमारे यहाँ ये जो पॉलिटेक्निक अपने कला भवन स्थापित हुआ, 4 जगह देश अपने राज्य में उन्होंने और भी ये पॉलिटेक्निक छोटे छोटे कॉलेज को बनाए थे। पाटन था जिसमें ये पेटलाद था, जिसमें अमरेली था, जिसमें नवसारी था। इन 4 जगहों पर छोटे छोटे ये पॉलिटेक्निक कॉलेज बनाए थे जो इसमें इसके फीडबैक का काम करते थे। महाराजा ने जब अंतज लोगों को शिक्षित करने का बेड़ा उठाया तो समाज की जड़ता और नासमझी के कारण इनके लड़के लड़कियों को सारी व्यवस्था पढ़ाने की अलग करना पड़ी। स्पर्श भाव को महाराजा हिंदुस्तान के लिए कलंक समझते थे, उनको ये बात कभी पसंद नहीं आई थी। बहुत राष्ट्रीय विचारों से भरे हुए थे, अतः इस समस्या को उन्होंने इसी संदर्भ में देखा था। ये तो सारा चित्र उपस्थित हो गया। मैं अंत में अपनी बात को ये कहूंगा कि महाराजा ने जो शिक्षा के क्षेत्र में काम किया था, उन्होंने वो ओरिएंटल अपना प्राच्य विद्या मंदिर की भी स्थापना की थी। उसके अंतर्गत जो है गायकवाड़ ओरिएंटल सीरीज वो भी एक शुरू की, और उसके अंतर्गत जो है संस्कृत के जो अनुपलब्ध और अलग जो ग्रंथ थे उन सब को जो है उन्होंने प्रकाशित करवा करके जनता के लिए उसको सरल बना दिया गया था कि जनता उसके माध्यम से भी अपने ज्ञान को बढ़ा सके। तो सारा वैभव हिंदुस्तान का महाराजा ने इस प्रकार से इन ग्रंथों के माध्यम से जनता के सामने रख दिया था। और इसीलिए उस समय के प्राच्य विद्या विशारद काशी प्रसाद जायसवाल वो बड़े साहित्यकार भी थे, और तो उन्होंने कहा था एक बार के सयाजी राव जो हैं वो राजा भोज हैं। भोज ने जिस प्रकार से अपने राज्य में एक भी व्यक्ति को निरक्षर नहीं रहने दिया था, वैसा ही संकल्प महाराजा ने ये गायकवाड़ सीरीज के माध्यम से और अनिवार्य शिक्षा के माध्यम से स्थिति पैदा की कि बड़ौदा राज्य में भी क्वचित ही कोई निरक्षर आदमी आपको देखने को मिले। आवाज बंद है। हाँ, मुझे लगता है कुछ नेटवर्क में दिक्कत आ रही है। हेलो रंजीत सिंह जी। नेटवर्क का प्रॉब्लम आया है। हाँ, शायद नेटवर्क, शायद इंटरनेट भी शायद। सर आप अनम्यूट है। सर आप म्यूट है बंशीधर जी। के प्रति आभार व्यक्त करता हूं पुनः कि उन्होंने मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया। खूब खूब धन्यवाद प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा। आज आपने महाराजा सयाजीराव के शिक्षा नीति के बारे में जो आपने विस्तृत हमको माहिती दी, महिला शिक्षा, सुसंस्कारी माता, राष्ट्रीय विचारधारा में वंचित वर्ग, वनवासी बंधु सभी को शिक्षा का महत्व एवं मातृभाषा प्रेरित गुजरात राज्य भाषा, ऐसे अनेक विषय पर विस्तृत माहिती दी। आपका विज्ञान गुर्जरी गुजरात प्रांत की तरफ से खूब खूब धन्यवाद। अब हम आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम के अंतिम चरण में मैं विज्ञान गुर्जरी प्रदेश सचिव डॉक्टर प्रशांत जी कुंजड़िया से अनुरोध करूंगा कि वह हमारे बीच आभार विधि प्रकट करें। नमस्ते सभी को। आज जो हमारा 75वां स्वतंत्रता
उसका जो उसके उपलक्ष्य में जो विज्ञान गुर्जरी की ओर से एक कार्यक्रमों की सीरीज चालू होगी, उसका जो प्रथम कार्यक्रम आज एमएस यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लोगों ने किया है, तो वो आज हम सभी को जो सुनने को मिला वक्ताओं का जो उद्बोधन, वो बहुत प्रशंसनीय रहा और सभी लोग जुड़े रहे अंत तक। आज के कार्यक्रम के लिए एक तो सभी को सबसे पहले तो स्वतंत्रता का जो आज का 15वीं अगस्त का जो दिन है, उसके लिए सभी को शुभकामनाएं। आज के कार्यक्रम के लिए धन्यवाद प्रस्ताव देने का जो मेरे लिए जो सौभाग्य आया है, उसके लिए भी मैं विज्ञान गुर्जरी का और सभी का आभारी हूँ। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में जो हमारे विज्ञान भारती के राष्ट्रीय संगठन सचिव श्री जैन जी सहस्त्रबुद्धे जो उपस्थित रहे अपने बिजी शेड्यूल से, और उन्होंने हमें बहुत अच्छा जो हमें उद्बोधन किया और सभी चीजें बताई कि स्वतंत्रता संग्राम की और संग्राम में विज्ञान के विषय के लोगों का क्या मार्गदर्शन रहा, और उन्होंने किस तरह से अनोखी तरीके से अंग्रेजों के सामने विज्ञान को उपयोग करते हुए उन्होंने कैसे अपनी लड़ाई लड़ी। तो मैं उनका हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करता हूँ। और उसके बाद जो हमारे साथ आज महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी के जो माननीय कुलपति जी प्रोफेसर परिमल जी व्यास का भी आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने अपने व्यस्त कार्यक्रम, मैंने सुना कि उन्होंने इसके पहले भी कार्यक्रम था, उसके बाद भी अपने बाद भी कार्यक्रम है, उसमें मुख्य मेहमान बने और हम सभी को स्वतंत्रता के अमृत महोत्सव के निमित्त मार्गदर्शन किया और अपने विचारों को व्यक्त किया, जो कि प्रस्तुत समय में बहुत जरूरी है। और उनके मार्गदर्शन में आज एमएस यूनिवर्सिटी बहुत आगे बढ़ रही है और नई ऊंचाइयां प्राप्त कर रही है। मैं सभापति जो आज के जो मुख्य जो वक्ता थे, जो महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ट्रस्ट में उप सभापति का दायित्व प्रोफेसर बंशीधर जी शर्मा, जिन्होंने विज्ञान गुर्जरी की ओर से अपना जो हमने उनको प्रस्ताव दिया कि इस कार्यक्रम में वो अपना मार्गदर्शन दे, तो उसके लिए उन्होंने तुरंत ही हाँ करी और इतनी उम्र होने के बावजूद भी इतने लूसिड तरीके से उन्होंने जो महाराजा सयाजीराव जो थे, उनका जो योगदान है समाज के हर तबके के लिए, शिक्षा के लिए और अंत्य जो बात की उनको ऊपर लाने के लिए, वो जो बात हम सबको बताई वो प्रेरणादायक है और हम सब अपने खुद के जीवन में इसको उतारेंगे और हम सब आगे यही फॉलो करेंगे, ऐसी कामना करते हुए उनका भी हृदयपूर्वक आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। मैं आज हमारे साथ इस बैठक में उपस्थित रहे हमारे राष्ट्रीय कारोबारी सदस्य डॉक्टर विद्याधर जी वैद्य, जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष प्रांत अध्यक्ष थे। आज के हमारे जो अध्यक्ष जी है जो चैतन्य जी जोशी, और उनके पूरे कार्यक्रम तक हमारे साथ रहे और उन्होंने भी हमें इस कार्यक्रम को करने के लिए सतत मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहित किया, उसके लिए मैं उनका भी हृदयपूर्वक आभार मानता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ। इस अवसर पर हमारे अलग अलग यूनिट के कारोबारी सभ्य एवं सचिव एवं अध्यक्ष जी जो उपस्थित रहे इस कार्यक्रम में, उनको भी मैं धन्यवाद करता हूं और उनका भी एक आभार व्यक्त करता हूं कि उन सबके पार्टिसिपेशन के बिना ये कार्यक्रम आयोजित संभव नहीं था। तो आप सबका भी खूब खूब आभार, धन्यवाद। मैं विज्ञान गुर्जरी के सभी सदस्यों जो इस आयोजन की मेजबानी के लिए उनके समर्थन और सहयोग दिया है उन्होंने, उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। और अंतिम में परमात्मा का भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि हमें इस काबिल बनाया कि हम इस प्रकार के समाज को कुछ न कुछ देने के लिए कार्यक्रम करें और समाज में बदलाव लाए, पॉजिटिव चेंज लाए, उसके लिए हमें शक्ति दे। और तो ऑलमाइटी प्रभु का भी मैं आभार मानता हूँ कि हमें उस प्रकार से सक्षम बनाए। आप सभी लोगों ने हमसे जुड़े और विज्ञान भारती काफी क्षेत्रों में काम कर रहा है, तो आप सब हमारे साथ जुड़ के और अच्छा कार्यक्रम करेंगे पूरे साल। तो 15वीं अगस्त 2022 तक पूरा जो साल है हम लोग बनाने वाले हैं अलग अलग इकाइयों में। तो आप सभी का स्वागत है और आप सभी का धन्यवाद करता हूँ कि आगे भी आप हमारे साथ कार्यक्रम में बने रहेंगे। जय जय गरवी गुजरात, भारत माता की।
खूब धन्यवाद प्रशांत जी। अब हम कार्यक्रम का समापन शांति मंत्र से करेंगे। मैं विज्ञान गुजरी गुजरात प्रांत के मेंबरशिप ड्राइव कोऑर्डिनेटर श्री शिवम भाई मुंशी से अनुरोध करूंगा कि वो शांति मंत्र करा के कार्यक्रम को विधिवत पूर्ण करें। श्री शिवम भाई। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। नमस्ते। खूब खूब आभार शिवम भाई।